बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए 5 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का आज हम फर्स्ट पेपर को लेके आ चुके हैं। ये जो मैं फर्स्ट पेपर लेके आया हुआ हूँ, ये जो मैं मॉडल पेपर आप लोगों के समझ में सॉल्व करवा रहा हूँ, इसको आप मॉडल पेपर मत समझिएगा, क्योंकि इसमें मैं मॉडल पेपर के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में जितने भी यूपी के विश्वविद्यालय थे जिसमें क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, इन सभी प्रश्नों को मैंने इस मॉडल पेपर में रखा हुआ है। और साथ में कुछ मैंने एक्स्ट्रा और भी प्रश्न मैंने ऐड किया है, जिसकी संभावना इस बार सबसे ज़्यादा है। इसमें जो है ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है काफ़ी मैंने रखे हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि आप पूरा ये मेरा वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। पूरा का पूरा पेपर जो सॉल्व करके आओगे इसी एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इसमें जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से मैंने जो है सभी रिपीटेड क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैंने इस पेपर के माध्यम से रखा है। ये हमारी क्लास जो है मैराथन की क्लास है, लंबी क्लास थोड़ी रहेगी। एक ही क्लास में जो है हर एक सब्जेक्ट की कराऊंगा, हर एक पेपर की। यदि आप एक ही क्लास को देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर जो है उन्हीं सब का सॉल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी बुक, कोई अन्य क्लास देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बस चलेगा। आज की क्लास के माध्यम से हम फर्स्ट पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप फर्स्ट से विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए के 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है सोशियोलॉजी का। मैंने जो है एजुकेशन की क्लासें ऑलरेडी कवर कर दिया है। ज्योग्राफी की मैंने पिछले साल कराई थी, और हिंदी, कुछ और भी सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं 5 सेमेस्टर में, उसकी क्लास हम बहुत ही शीघ्र करवाए देंगे। और साथ में आपका जो कंपलसरी का पेपर होता है, जो कि को कोर्स के तहत आपका जो पेपर होता है एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, उसकी क्लास मैंने पिछले साल चैप्टर्स कराई थी। इस बार हम केवल मॉडल पेपरों को ही हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलेगा। पेपर के यहाँ से आपको नेम आपको मिला लेना है। इसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट पेपर में, क्योंकि आपका जो फाइनल ईयर होता है इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट आपको 2 पेपर आपको देना पड़ता है। जैसे कि सोशियोलॉजी ही आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर एक और आपका होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको 2 पेपर आपको देना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पेपर है, इसमें आपको पढ़ना है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थर्ड आपका पेपर का आपका नाम रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, और यही आपको पढ़ना है। 2 घंटा आपका समय लेगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का जो है अवजित करा जाएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। इसमें टोटल जो है 10 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। अब जिन भी यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन आते हैं, अभी कुछ यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन आते हैं, आप टेंशन मत कीजिएगा। आप इन 10 क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। यदि इनमें से कुछ अलग 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो मैं एक्स्ट्रा लास्ट में एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चन में ऐड किया हूँ इसी क्लास में। इससे बाहर क्लास के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलेगा। हम सबसे पहले इन 10 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। जो कि पहला इसमें क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षवाद क्या है, इससे क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। फिर है फ्रांस की क्रांति क्या है, फ्रांसी की जो क्रांति है इसके कारण क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो हम सभी के सभी क्वेश्चनों को हम बहुत ही विस्तृत में हम कराएंगे। ठीक है, जिससे लॉग में क्वेश्चन फंसे तो आपको जो है लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्षवाद के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले ये जान लो कि प्रत्यक्षवाद के जो जन्मदाता हैं ये कौन है। तो प्रत्यक्षवाद की जो जन्मदाता है अगस्त कंपटे जी को कहा जाता है। तो यहाँ से हम इसका अर्थ को हम समझेंगे, प्रत्यक्षवाद है क्या। तो कंपटे के अनुसार प्रत्यक्षवाद जो होता है किसी की तथ्य के बारे में उसका निरीक्षण करना, उसकी जो है परीक्षण करना, प्रयोग करना और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ जो है समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद होता है। ये क्या होता है प्रत्यक्षवाद। ठीक है, निरीक्षण करना, उसका परीक्षण करना, प्रयोग करना, वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा जब हम कुछ जो है समझना या उससे जब हम ज्ञान प्राप्त करना होता है तो यही जो है प्रत्यक्षवाद कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद का जो अर्थ है वैज्ञानिक है। और भी यहाँ से आगे लिखा हुआ है प्रत्यक्षवाद जो विचारधारा किससे संबंधित है। तो प्रत्यक्षवाद की जो विचारधारा है ये जो है सामाजिक घटनाओं से संबंधित, जो समाज में जो घटनाएं होती हैं, चाहे किसी भी प्रकार की घटनाएं हों, ठीक है, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट्स वगैरह, फिर अन्य कोई दुर्घटनाएं हों, तो इन्हीं से जो है संबंधित है प्रत्यक्षवाद। और भी यहाँ से इसकी व्याख्या लिखी हुई है, जो कि कंपटे जी लिखते हैं कि प्रत्यक्षवाद जो है इसमें कहते हैं कि अनुभव, निरीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली द्वारा न केवल प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन संभव है बल्कि समाज का भी, जो क्योंकि समाज की प्रकृति का एक अंग भी है। और जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, ठीक उसी प्रकार
प्राकृतिक के अंग के रूप में सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही घटित होते हैं। यही होता है प्रत्यक्षवाद। मतलब चाहे प्राकृतिक घटनाएं हो या फिर सामाजिक घटना हो, तो उसका एक जो है कह सकते हो निरीक्षण के रूप में, वैज्ञानिक अध्ययन के स्वरूप में हम उसका जब निरीक्षण करते हैं, उसके बारे में हम पता लगाते हैं, छानबीन करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, यही होता है प्रत्यक्षवाद। ठीक है, चलिए अब हम प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं इसको भी समझ लीजिएगा। तो कंपटे के अनुसार प्रत्यक्षवाद प्रणाली के अंतर्गत जो हम सर्वप्रथम हम जो है अध्ययन विषय को चुनते हैं। मतलब जो हम किस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले हम उस विषय का जो है हम सिलेक्शन करते हैं, उसको चुनते हैं, फिर हम उसका अवलोकन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, और उस विषय से संबंधित जो प्रत्यक्ष होने वाले समस्त तत्वों को भी हम एकत्र करते हैं। मतलब जैसे कि कोई मान लो आपके गाँव में जो है चोरी हो गई, तो जब कोई पुलिस आएगा तो आपके जो जिसके घर में चोरी हुई उससे जानकारी लेगा, फिर गांव के पड़ोस में जो रहते हैं उससे जानकारी लेगा। तो इस तरह से जब हम उसका अवलोकन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसी विषय से संबंधित ठीक है तत्वों के बारे में, इसके बाद इन तत्वों का विश्लेषण करके हम समान विशेषताओं के आधार पर इसका वर्गीकरण हम प्रस्तुत करते हैं कि किसने चोरी किया होगा, किसने जो है इसको मारा होगा, ये होता है। फिर अंत में हम क्या करते हैं, उसी विषय से संबंधित कोई निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ इसने ये कार्य किया होगा। तो इस प्रकार जो है निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण ही जो है प्रत्यक्ष की जो है नींव है। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद जो है किसी चीज का निरीक्षण, उसका परीक्षण करना, उसका वर्गीकरण करना, यही होता है प्रत्यक्षवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगा कि प्रत्यक्षवाद है क्या। अब यहाँ से हम इसके कुछ अंग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके कुछ अंग हैं, इसके 3 प्रमुख अंग हैं। जैसे कि एक है विज्ञान के रूप में। तो विज्ञान के रूप में इसका जो मत है ये कहता है कि विज्ञान के रूप में प्रत्यक्षवाद अनुभव, अवलोकन, परीक्षण एवं जो वर्गीकरण पर यह अधिक जो है बल देता है। तो विज्ञान के रूप में जो प्रत्यक्षवाद का जो अंग है, ये जो है जो बल देता है, ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे कि उसके अनुभव के ऊपर, उसका अवलोकन के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, उसके टेस्ट के ऊपर और उसका क्लासिफिकेशन पर अधिक बल देता है। फिर है एक धर्म के रूप में। तो एक धर्म के रूप में प्रत्यक्षवाद समाज की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक जो है प्रगति चाहता है, दूसरों की अधिकाधिक सेवा जो है करना चाहता है। फिर है एक राजनीति के रूप में प्रत्यक्षवाद। तो एक राजनीति के रूप में प्रत्यक्षवाद में का आशय है कि युद्ध को जो है समाप्त कर विश्व और जो है प्रमुख रूप से यूरोप के राज्यों का एक मंडल बनाना चाहता है और समाज में परिवर्तन के लिए हिंसात्मक उपयोगों का विरोध करता है। मतलब जो है राजनीतिक के रूप में जो प्रत्यक्षवाद है, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है। यदि किसी देश से लड़ाई झगड़ा हो रहा तो उसको शांत करवाने, उसको ख़त्म करवाने, और अपने समाज में किसी भी प्रकार की हिंसा जो है नहीं चाहता है। तो इस प्रकार जो है जो कि अगस्त काम्पटे ने प्रत्यक्षवाद को एक विज्ञान, एक धर्म और राजनीति के रूप में स्वीकार किया है। काम्पटे का जो प्रत्यक्षवाद है ये प्रेम, व्यवस्था, प्रदर्शन, प्रोत्साहन में जो है विश्वास करता है, दूसरों के लिए जीना इसका जो है लक्ष्य और नारा है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिख देना है। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आपको विवेचना करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। तो कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में स्पष्ट किया है कि अब तक के समाज का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा जो है समाज कभी नहीं था जो पूर्णतया वर्ग विहीन हो। सभी में जो है वर्ग का होना स्वाभाविक है। आज तक जितना भी समाज है ये वर्ग से ही है। ठीक, वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है, समाज रहा है। सदियों से समाज में जो है शोषित और शोषक दो जो है वर्ग विद्यमान रहे हैं। शोषक वर्ग का अत्याचार जब असहनीय हो जाता था तब जो शोषित वर्ग होता था ये संगठित होकर विद्रोह करता था। मार्क्स ने वर्ग और संघर्ष शब्द का अलग अलग जो है व्याख्या निम्न प्रकार जो है प्रस्तुत की है। पहले क्या था, पहले भी आज भी वही चीज़ है। जब शोषक का मतलब होता है कि ऐसा राजा हो सकता है, फिर ऐसा आपकी जो है कह सकते हो एक बड़ा इंसान हो सकता है जो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करता है। तो जब गरीब लोग के ऊपर जब अत्याचार कोई राजा करता है, फिर बड़ा इंसान जब करता है, तो गरीब लोग जो है संगठित होकर उसका विद्रोह करते हैं। तो इस प्रकार जो है समाज में कह सकते हो एक वर्ग संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है। तो इस तरह से इसके बारे में थोड़ा सा ऐसा समझेंगे, जो कि हमारे कार्ल मार्क्स जी इसको अलग अलग शब्दों में स्पष्ट किया है वर्ग और संघर्ष को। तो सबसे पहले हम वर्ग को समझेंगे कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग शब्द में कार्ल मार्क्स का जो आर्थिक वर्ग से था, उनका कहना था कि विभिन्न ऐतिहासिक युगों में समाज के अंदर दो वर्गों का अस्तित्व रहा है, जिनमें एक वर्ग जो है उत्पादन के साधनों का स्वामी यानी मालिक होता था। मतलब जो है इनका कहना है
कि सदियों से, बहुत पहले से, ऐतिहासिक युग से समाज में जो है दो वर्गों का अस्तित्व रहा है। एक वर्ग जो है उत्पादन के साधनों का मालिक होता था, ठीक है, जो सारी चीजें उत्पन्न की जाती थी उसका मालिक होता था। दूसरा वर्ग होता था उत्पादन प्रक्रिया में अपना श्रम लगाकर, अपनी मेहनत लगाकर जो कार्यों को संपन्न करता था, वो होता था दूसरा वर्ग। तो इस प्रकार समाज में किसी भी वर्ग की परिस्थिति क्या होगी, इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन के साधनों के साथ उनका क्या संबंध है। फिर है संघर्ष। संघर्ष शब्द से तात्पर्य है या फिर इससे अभिप्राय है कि शोषित वर्ग में असंतोष, आंशिक सहयोग और जो है परिश्रमी की अपर्याप्तता, न कि हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई। जब समाज के एक वर्ग के हाथ में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व हो जाता है तो श्रम करने वाले दूसरे वर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाने लगता है, जिससे क्षुब्ध होकर शोषित वर्ग जो संगठित होकर अपना श्रम कम दामों पर बेचने के लिए तैयार नहीं होता है। तो तत्पश्चात दोनों वर्ग के बीच में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही होता है वर्ग संघर्ष। तो इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिख देना है। इसमें कहा गया है कि मान लो कोई चीज़ का उत्पादन करना होता है तो उत्पादन का जो मालिक होता है वो कौन होता है, स्वामी होता है। लेकिन जिसने उसको बनाया है, जो मेहनत किया है, यदि वो जो है उसको कम दामों पर नहीं बेचने के लिए तैयार होता है, ठीक है, और हाँ ये नहीं बेचने के लिए तैयार होता है, फिर यहाँ से दिया हुआ नहीं तैयार होता है, तो तत्पश्चात दोनों वर्गों के बीच में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है वर्ग संघर्ष की। तो यही होता है वर्ग संघर्ष। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है, चलेगा। अब वर्ग संघर्ष से कुछ आधार हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। तो इसमें जो है पूंजीपति और जो श्रमिक वर्ग है, अथवा शोषक और शोषित, या फिर मालिक और जो मजदूर में होने वाले वर्ग संघर्ष को ही हम वर्ग संघर्ष कहते हैं। इसके बीच में जो संघर्ष होता है, चाहे वो ठीक है श्रमिक वर्ग के या फिर जो है पूंजीपति के बीच में हो, या फिर शोषक और जो है शोषित वर्गों के बीच में हो, मालिक या मजदूर के बीच में संघर्ष हो, तो यही संघर्ष ही जो है वर्ग संघर्ष कहलाता है। वर्ग संघर्ष के प्रमुख कुछ आधार हैं, जैसे कि वर्ग संघर्ष जो है नवीन परिवर्तनों को जन्म देता है, और वर्ग संघर्ष जो है उत्पादन प्रणाली से संबंधित है और नए नए वर्गों की जो है उत्पत्ति का यह आधार बनता है। फिर अगला आधार है भौतिक आविष्कार, वर्ग संघर्ष का आधार है। फिर है शोषक वर्ग द्वारा निर्मित समाज व्यवस्था में स्थायित्व नहीं होता है, बढ़ा हुआ जो है वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देता है। वर्ग संघर्ष जो है पूंजीवादी व्यवस्था का पतन जो है करता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको इसकी विशेषता समझ लीजिएगा, तो इसकी विशेषता ही आपको लिखना है, ठीक है, चलेगा। फिर है फ्रांस की क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, इसकी विशेषता पूछ सकता है एग्जाम में। तो फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप को एक दिशा प्रदान की थी। यह वह समय था जब यूरोपीय राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था कुछ जो है उच्च वर्गों की पोशाक थी, तथा जो है राज्य की पूरी शक्ति कुछ ही कुलीन के हाथों में थी। यूरोपीय राज्य में कहीं भी आम जनता को स्वतंत्रता और प्रशासनिक अधिकार जो है प्राप्त नहीं था। तो पहले क्या था, लोगों को जो है किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, प्रशासनिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। राज्य का राजा का जो है निरंकुश शासन था और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के लिए भी जो है जनता मूक बनी हुई थी, एकदम मूर्ख बनी हुई थी। समानता, कुलीन वर्ग कर मुक्त था, मतलब कुलीन जो वर्ग था, जो अमीर वर्ग था, एक कर मुक्त था, उनको कर नहीं देना पड़ता था, जबकि आम जो जनता थी ये कर के भार में जो है पिस रही थी। आम जो जनता थी उसको कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ सामान्य जन के हित में नहीं थी। राजा और कुलीन वर्ग राज्य की जनता के धन का अपव्यय कर रहे थे, तथा सामान्य जनता गरीबी से जो है करा रही थी, गरीबी में पिस रहा था, क्योंकि राज्य का जो खर्च था ये आय से कहीं अधिक था। किसानों की दशा जो है दिन प्रतिदिन जो है सोचनी होती जा रही थी, और इस तरह जो है भौगोलिक परिस्थितियाँ क्रांति के लिए जो है जमीन तैयार कर रही थी। ऐसी स्थिति में बुद्धिजीवी वर्ग जो है चुप रहा था, अपितु उसके सामने अपनी जो है लेखनी से राजा और कुलीन वर्ग के दमनकारी नीतियों पर जो है चोट थी। इस प्रकार बुद्धिजीवियों की लेखनी जनता में चेतना उत्पन्न कर रही थी। ऐसे विद्वानों में मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, दिगरो आदि भी जो है बहुत सारी भूमिका रही है इनके क्रांति में। और हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति में आर्थिक कारकों की कर नीति और कुलीन वर्ग से कर मुक्त करना राज्य क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। तो पहले क्या था, पहले जो था काफ़ी लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी, आम नागरिक को जो है टैक्स देना पड़ता था, किसानों को कर देना पड़ता था, जिससे जो है किसानों पर एक प्रकार का बोझ होता था। फिर धीरे धीरे लोगों में चेतना का विकास हुआ, तो इस तरह से क्रांति का रूप धारण किया, ठीक है। तो
तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फ्रांस की क्रांति के प्रभाव, इसके परिणाम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव, इसके परिणाम जो है निम्नलिखित हैं, जैसे कि सामंतवाद के अवशेषों को ध्वस्त कर सर्वप्रथम फ्रांस में स्वतंत्रता और समानता स्थापित की गई। यूरोप का मार्गदर्शन भी जो है किया गया। तो सबसे पहले इसको जो इसके प्रभाव कह रहे हैं, सबसे पहले लोगों की स्वतंत्रता और समानता स्थापित की गई, क्योंकि पहले लोगों की स्वतंत्रता नहीं थी कुछ करने की, ठीक है, ना तो समानता थी। फिर है राजनीतिक सत्ता कुलीन तंत्र के माध्यम से वर्गों को जो है स्थानांतरित हुई। फिर मतलब कुलीन तंत्र से, मध्य मतलब पहले सत्ता क्या थी, कुलीन वर्गों की में थी, बड़े लोगों की शासन में थी, इसको दूसरे वर्गों में स्थानांतरित किया गया, मध्यम वर्ग में। फिर है जर्मन दार्शनिक कांट ने इसे विवेक की विजय कहा है। अगले फिर यहाँ से ब्लाब स्टार्क ने कहा कि यदि मेरे पास 100 स्वर होते तो मैं सभी स्वरों में स्वतंत्रता देवी की वंदना करता। फिर अगला इसमें दिया हुआ इसका प्रभाव, संविधानवाद को प्रोत्साहन दिया गया और निरंकुश राजतंत्र को अस्वीकार कर दिया गया। फिर है वाणिज्यवाद और उसकी नीतियों का अंत हो गया, मुक्त व्यापार नीति का शुभारंभ हुआ, गिरजाघर की सत्ता को आघात, धार्मिक सहिष्णुता के लिए नए युग का जो है सूत्रपात हुआ, नागरिक के हृदय में अपने देश के प्रति अनुराग उत्पन्न करते हुए राष्ट्र को जागृत किया। फिर है क्रांति ने शिक्षा को चर्च के आधिपत्य से निकलकर उसे राष्ट्रीय सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष बनाया। तो इतिहासकार हेजन के अनुसार फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, ये 1789 की क्रांति ने राज्य के संबंध में एक नवीन धारणा को जन्म दिया और जीवन का एक नया दृष्टिकोण सामने रखा, एक नई आशा और विश्वास को उत्पन्न किया। इसके फलस्वरूप बहुमत जनता की कल्पना विचार को प्रकट करने का अवसर भी मिला। लोगों ने एक अद्वितीय उत्साह का संचार हुआ और असीम आशाओं ने उन्हें अनुप्रमाणित किया। तो इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिखना है। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति मैंने आपको बताया, फिर औद्योगिक क्रांति। फिर अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक डार्विनवाद क्या है, दुर्कीम की आत्महत्या सिद्धांत की आपको विवेचना करना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से औद्योगिक क्रांति के बारे में आप देख लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति जो कि 1760 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन में हुई थी, इससे पहले इंग्लैंड तथा यूरोपीय देशों के पश्चात महाद्वीपीय में भी लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आया। यूरोप के विशेषकर इंग्लैंड द्वारा नए क्षेत्रों की खोज, इसके साथ साथ व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, शहरों में विकास होने के कारण चीज़ों की मांग जो बढ़ने लगी। कपड़ा जैसे परंपरागत उपभोक्ताओं वस्तुओं का निर्माण पहले जो है घरेलू स्तर पर होता था, उत्पादन की घरेलू परंपरा जो है ये प्रचलित थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान नए औजारों, नई जो तकनीकों का आविष्कार हुआ, जिसके जो है व्यापक पैमाने पर वस्तुएं तैयार हो सकती थी। 1760 से 1830 के बीच औजारों, तकनीकों, उत्पादन के संबंध में कई सारे आविष्कार हुआ और जिनसे जो उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आई और इस प्रकार उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली के स्थान पर पूंजीवादी प्रणाली विकसित हुई। उद्योगपति का वर्ग जो है उभर कर सामने आया और जिसने जो औद्योगिक प्रणाली को नियंत्रित किया। इस क्रांति के कारण समाज में हाथ से बनी वस्तुओं का पुराना युग समाप्त हो गया और यंत्र निर्मित वस्तुओं नए युग की जो है पहचान बनी। मतलब जो है औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण ये जो 1760 ईस्वी में ब्रिटेन के आसपास हुई थी। इसमें क्या था, पहले जो है हाथों से वस्तुएं बनाई जाती थी, फिर धीरे धीरे जो है मशीनें आए, यंत्र आए, तो इनसे बनाई जाने लगी वस्तु, जिससे जो है हाथों की द्वारा बनाए जाने कार्य जो है धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इस तरह से इसके बारे में आपको बनाकर लिख देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ से समझेंगे आत्महत्या किसे कहते हैं, जो कि इमैनुएल दुर्खीम के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आत्महत्या किसे कहते हैं और आत्महत्या के प्रकारों का भी वर्णन कीजिए इमैनुएल दुर्खीम के अनुसार। तो यहाँ से हम समझेंगे इसकी अवधारणा को। सबसे पहले तो समानता आत्महत्या क्या होता है। आत्महत्या मतलब जो स्वयं को मार ले, ठीक है, खत्म कर ले, वही होता है आत्महत्या। आत्महत्या जो है स्वयं की हत्या करने के कार्य को आत्महत्या कहा जाता है। समाजशास्त्र में इस अवधारणा को स्पष्ट करने का श्रेय जो है इमैनुएल दुर्खीम को जाता है। आत्महत्या की जो अवधारणा को स्पष्ट किया है समाजशास्त्र में, इमैनुएल दुर्खीम ने किया है। इमैनुएल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द सुसाइड, जो कि 1897 में लिखा था, इसमें इन्होंने बताया कि आत्महत्या एक जो है सामाजिक तत्व है, अतः कारणों को सामाजिक तत्वों में खोजा जाना चाहिए। आगे फिर लिखते हैं, दुर्खीम के अनुसार एक मृत्यु जो आत्मविनाश के लिए जानबूझकर की गई कार्यवाही का परिणाम है और जिसमें जो है कई भयानक परिणाम का पहले से ही ज्ञान हो, वह जो आत्महत्या की श्रेणी में आता है। मतलब जो है जिसके परिणाम के बारे में व्यक्ति को पहले से ही ज्ञान होता है,
यही होता है आत्महत्या, जो जानबूझकर अपने जो है जान को ख़त्म करता है, ये होता है आत्महत्या। और भी आगे यहाँ से लिखते हैं, आत्महत्या का अर्थ को हम यहाँ से समझेंगे। आत्महत्या का सीधा मतलब है कि व्यक्ति ने समाज के दबाव को स्वीकार नहीं किया और उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, आत्महत्या व्यक्ति कब करता है? आत्महत्या ऐसे नहीं व्यक्ति करता है क्योंकि समाज को उसके ऊपर बोझ रहता है, प्रेशर रहता है, कोई भी खुशी में इतनी जल्दी जो है आत्महत्या नहीं करता है। वही चीज़ यहाँ से इमाम दुर्खीम जी लिखते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति ने समाज के दबाव को स्वीकार नहीं किया, उसने आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार आत्महत्या जो है व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों में आई दरार की एक अभिव्यक्ति है। फिर आगे लिखते हैं, इमाम दुर्खीम जी इसे व्यक्तिगत घटना जो है नहीं मानते हैं, बल्कि सामाजिक द्वारा व्यक्ति को दी जाने वाली दंड जो है मानते हैं। इमाम दुर्खीम जी कहते हैं जो कह सकते हो आत्महत्या जो होती है, जो सुसाइड होती है, ये व्यक्तिगत घटना नहीं होती है, बल्कि समाज के द्वारा दी गई एक प्रकार की दंड होती है, मृत्यु होती है। इस प्रकार दुर्खीम ने स्थापित किया कि आत्महत्या एक सामाजिक तत्व है और इसे करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है, एक निश्चित रूप में या फिर एक निश्चित रूप से समाज का दबाव जो व्यक्ति को अपने शरीर को नष्ट करने के लिए मजबूर करता है। ये कहते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसा ही आत्महत्या नहीं करता है, समाज उसको जो है आत्महत्या करने पर मजबूर करता है, तभी व्यक्ति जो है आत्महत्या करता है। यही चीज़ यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, मतलब जो है आत्महत्या एक सामाजिक तत्व तो है, इसे करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति कभी भी अपनी इच्छा से आत्महत्या नहीं करता है, एक निश्चित समाज का दबाव है जो व्यक्ति को अपने शरीर को नष्ट करने के लिए मजबूर करता है व्यक्ति को, तभी व्यक्ति जो है आत्महत्या करता है। ठीक है, तो इस तरह से इनके बारे में आपको बना कर लिखना है, जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन आपका बनेगा। अब यहाँ से इसकी हम परिभाषा को स्पष्ट करेंगे। अभी मैंने इसके अर्थ को मैंने आपको बताया काफ़ी विधिवत से, अब इसकी परिभाषा को भी समझ लीजिए जो कि दुर्खीम ने दिया है। आत्महत्या जो है वह होती है जिसमें कोई व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ऐसा करता है जिसके परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वह जानता है। मतलब इसमें जो है चाहे वह व्यक्ति जो है चाहे सकारात्मक रूप में कर ले, ठीक है, जिससे मान लो उसके घर को कोई फायदा होता हो, उसने सुसाइड कर लिया, फिर नकारात्मक रूप से गुस्सा गर्मी से कर लिया, ठीक है, उसको दिक्कत होती थी। तो ये सकारात्मक नकारात्मक हो सकती है, जिसके जो रिजल्ट हैं पहले से व्यक्ति को पता होता है, उसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रिजल्ट उसको पता रहता है। ठीक है, वह जानता है उसके शरीर के जो है नष्ट होने में है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर है आत्महत्या के प्रकार। अब यहाँ से इसके हम प्रकारों को समझेंगे। तो दुर्खीम ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन में आत्महत्या के प्रकारों को वर्णन किया है। आंकड़ों के आधार पर उन्होंने जो है आत्महत्या के प्रकार बताए हैं, जैसे कि एक अहंवादी आत्महत्या, तो जिन लोगों की व्यक्तिगत चेतना सामाजिक चेतना से मेल नहीं खाती है और स्वयं को समाज से ऊंचा मानते हैं, मतलब स्वयं से क्या है, समाज से बहुत ऊंचा अपने आप को समझते हैं कि हम ही समाज में सबसे ऊंचे लोग हैं, वे अक्सर अहंकारवश जो है आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे कि कोई काम हो जाए ऐसा कि जेल चले जाएं, तो जेल में जो कि उनका समाज में पद जो कि काफ़ी ऊंचा था, जेल में गए, काफ़ी अपनी कह सकते हो स्थिति के बारे में इतना नीचा सोचकर आत्महत्या कर लेते हैं अहंकारवश। ठीक है, फिर है ये अक्सर जो है अहंकारवश आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर जो है स्वार्थी स्वभाव के होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका जीवन अपेक्षाकृत एकाकी और जो है तिरस्कृत हो जाता है। इस बात का एहसास होते हुए उन्हें समाज में जो है रहते हुए भी जो तिरस्कार किया जाता है और वे लोग जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। दुर्खीम के अनुसार अहंवादी आत्महत्या के 4 जो है प्रमुख इसके कारण हैं, जैसे कि धर्म, शिक्षा, परिवार, विवाह, राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, चलिए अब इसमें धर्म क्या है, जैसे कि कुछ लोग जो है धर्म जैसे कि से हट जाते हैं या फिर उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति कार्य कर देता है, धर्म के विरुद्ध कर देता है, क्योंकि समाज में उनका काफ़ी अच्छा पद होता है। ठीक है, तो अपनी जो है बेइज्जती महसूस करते हैं कि हम समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे, तो अहंकार बस जो है आत्महत्या कर लेते हैं। उसी प्रकार शिक्षा के माध्यम से, उसी प्रकार परिवार विवाह के माध्यम से किसी दूसरे समुदाय से विवाह कर ले, राजनीतिक व्यवस्था, इस तरह से इनके प्रमुख जो है कारण होते हैं। फिर है एक परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या क्या, इसको भी समझ लो। ये जो है परार्थवादी आत्महत्या को जो है कभी कभी हम सुखपरक आत्महत्या भी कहते हैं। सुखपरक जैसे कि हम बात कर लें कि ऐसी आत्महत्या जिससे आपके परिवार का कोई फायदा हो, मान लो कोई ज़्यादा बोझ है, कर्जा हो गया किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, तो यही सोचता है कि यदि हम मर जाएंगे तो शायद कर्जा जो है माफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से जो खुद को बलिदान करता है, फिर ऐसे सोच लीजिए कि ऐसी आत्महत्या जिससे उनके घर के परिवार का भला होता है, तो ऐसी आत्महत्या को हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। तो
परार्थवादी आत्महत्या को कभी कभी जो है सुखपरक आत्महत्या भी जो है कहा जाता है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो समुदाय की खुशी, मतलब अपने परिवार अपने समुदाय की खुशी के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। यही जो है परार्थवादी आत्महत्या है। दुर्खिम जी का कहना है कि इन आत्महत्याओं के पीछे बहुत बड़ा मकसद अपने धर्म का पालन करना। अगर कोई इस धर्म का पालन नहीं करता है तो समाज उसे किसी न किसी रूप में जो है सजा जरूर देता है। अतः आत्महत्या समाज द्वारा थोपी गई आत्महत्या है। फिर है अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार की आत्महत्या केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि कभी कभी परोपकार के लिए भी की जाती है। यह एक परार्थवादी आत्महत्या उदाहरण है, जैसे कि युद्ध में अपने राष्ट्र का बलिदान देना, ठीक है, अपने जो है राष्ट्र का बलिदान देना या फिर जो है शहादत देना, या फिर जो है परमार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में ये आता है। ठीक है। फिर है एक स्वाभाविक या असामान्य आत्महत्या। ये कब होती है? तो ये जो है असामान्य आत्महत्या वह होती है जो किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अप्राकृतिक स्थितियों के कारण ये होती है। इस प्रकार आत्महत्या ये तब होती है जब व्यक्ति के जीवन की स्थिति में कोई अस्वाभाविक परिवर्तन होता है और व्यक्ति को उसके अनुरूप ढालना पड़ता है। तो यदि जो है व्यक्ति इसे अपनाने में विफल रहता है तो वह जो है अपने द्वारा अनुभव किए गए मानसिक तनाव अशांति से मुक्ति होने के लिए आत्महत्या कर लेता है। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी व्यक्ति का अचानक जो है दिवालिया हो जाना, ठीक है, भारी कर्ज हो जाना, अत्यधिक दुख या दुखी की स्थिति में आत्महत्या करना अप्राकृतिक आत्महत्या का उदाहरण है। ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ से, हाँ, अगला भी क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा को स्पष्ट करना है। ऐतिहासिक भौतिकवाद से क्या समझते हैं, नवजागरण के कारण क्या हैं, और सामाजिक एकता की अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है। हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले जो कि मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा को हम समझेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। तो यहाँ से हम सत्ता की अवधारणा को समझेंगे। शक्ति को जब, यानी जो पावर होती है, जब उसको एक वैधानिक रूप दे दिया जाता है तो उसे हम जो है सत्ता कहते हैं। मतलब सत्ता वैधानिक रूप का मतलब होता है कोई शक्ति है एक लोगों को दे दिया जाए, जैसे कि राजा होता था पहले तो पूरा जो है शक्ति उसके पास रहता है। उसी प्रकार जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का डीएम होता है उसके पास शक्ति होती है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री होता है, तो शक्तियाँ उनके पास प्राप्त हैं। तो सत्ता को मानना, इसका जो है पालन करना एक ऐच्छिक कार्य है, एक अच्छा कार्य है। सत्ता ही समाज में स्थायित्व का वास्तविक आधार है। सत्ता केवल जो है राजनीतिक क्रियाओं अथवा परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं है, अपितु सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू में सत्ता क्रियाशील है तथा देखी जा सकती है। सामाजिक और सामाजिक पहलुओं में अंतर केवल इतना है कि पहले में सत्ता इसके साथ जुड़ी हुई है, जबकि दूसरे में सत्ता का जो है जो वितरण है वो जो है समान रूप से नहीं है। फिर यहाँ से वेबर जी लिखते हैं, सत्ता वह स्थित है, इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं सत्ता वह स्थित होती है जिसमें स्वामी की आज्ञा का पालन वह व्यक्ति या समूह करते हैं जो अपनी स्थिति को स्वामी को जो है कारण मानते हैं। मतलब जो है सत्ता क्या है? सत्ता एक प्रकार की स्थिति है, कंडीशन है जिसमें स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे कि राजा का पहले क्या प्रजा लोग पालन करते थे, उनको जो है मानते थे कि हमारे जो स्वामी हैं यही हैं, हमारे स्थिति का कारण हमारे स्वामी हैं, अपना कारण मानते थे कि हमारी जो जीविका हमारी रक्षा करते हैं हमारे स्वामी ही हैं। तो वही होता है सत्ता। ठीक है। और भी यहाँ से हम फिर अगला क्वेश्चन को समझेंगे जो कि ऐतिहासिक जो है भौतिकवाद क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसको जो है कार्ल मार्क्स ने जो है का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। इन्हीं के द्वारा ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के इतिहास का एक सिद्धांत है जिनके अनुसार किसी समाज का आर्थिक ढांचा जैसे कि उसके उत्पादन के भौतिक तरीके हैं और उसकी जो सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक रचनाओं को निर्धारित करता है और समाज में होने वाले परिवर्तन का मूल कारण होता है। यही होता है ऐतिहासिक भौतिकवाद। मतलब यह सिद्धांत कहता है कि समाज का जो आर्थिक ढांचा है और उसकी जो सामाजिक, जो राजनीतिक, जो वैचारिक जो संरचना है, इसी को जो है निर्धारित कर दिया है और समाज में होने वाले जो परिवर्तन का मूल कारण भी जो है यही रहता है। यह सिद्धांत मानता है कि उत्पादन के साधनों तरीकों में बदलाव से वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है और नए सामाजिक संबंधों को जन्म देता है, अतः समाज में परिवर्तन लाता है। यही होता है ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसके बारे में इतना आपको लिखना है। अब यहाँ से हम सरल शब्दों में और भी समझेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो ये सिद्धांत कहता है कि समाज जो है कैसे बदलता है
इस बात पर जो है निर्भर करता है कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कैसे करते हैं। जब उत्पादन का तरीका बदलता है तो वर्गों के बीच संघर्ष होता है और इसी संघर्ष से समाज का जो है ढांचा बदलता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद इस विचार पर आधारित है कि आर्थिक जो है स्थितियां ही समाज की या फिर इतिहास की जो है ड्राइविंग फोर्स है। मतलब जो है समाज जो है, सरल शब्दों में तो कहें, इसमें जो दिया हुआ है ये कहता है समाज जो है कैसे बदलता है और साथ ही समाज की जो ज़रूरतें होती हैं, जो व्यक्ति होते हैं अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करते हैं, उसका उत्पादन कैसे करते हैं। तो इस तरह से जो है जब उत्पादन होता है तो वर्गों के बीच संघर्ष होता है, तो इसी संघर्ष से समाज का जो ढांचा है बदलता है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद इस विचार पर आधारित है कि आर्थिक स्थितियाँ होती हैं यही इतिहास की क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है। चलिए अब यहाँ से हम नवजागरण के बारे में समझेंगे। नवजागरण का मतलब होता है नया जागरण या फिर जो है फिर से जागना। या जो है वह दौर होता है जब किसी युग में विचारों, व्यवहारों और समाज में एक नई चेतना, परिवर्तनकारी जागृति आती है। या जो है मध्यकालीन अंधकार से निकलकर तार्किक, वैज्ञानिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित आधुनिक युग की ओर बढ़ने की एक बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। भारत में भी जो है नवजागरण का दौर आया और जिसमें जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो है आधार बना। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। जब लोगों के बीच में चेतना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, पुरानी सोचों से नई सोचों में जब बदलने लगते हैं, ठीक है, चेतना का विकास होता है, जागृति आती है, वैज्ञानिक ढंग से किसी चीज़ को सोचते हैं और उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है कार्य करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं। यही होता है नवजागरण, यानी फिर से जागना। इसके बाद आपको इतना लिखना है। फिर है सामाजिक एकता क्या है। सामाजिक एकता का सिद्धांत इमाम दुर्खीम ने इसको दिया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ सकता है कि सामाजिक एकता का सिद्धांत दुर्खीम के अनुसार स्पष्ट कीजिए। सामाजिक एकता, दुर्खीम ने सामाजिक एकता का जो सिद्धांत है, इनकी एक पुस्तक है सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें जो है इन्होंने जो है इसमें इसका उल्लेख किया है। और दुर्खीम का सामाजिक एकता का विश्लेषण समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक जीवन में सामूहिकता, मतलब सामाजिक जो जीवन होता है इसमें एक ग्रुप होता है, सामूहिकता की भावना होती है और व्यक्तिवाद, दो प्रकार की भावनाएं एक साथ जो है देखी जा सकती है। व्यक्ति जो है अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र है, किंतु वह ऐसा कार्य नहीं कर सकता है जिससे समूह या अन्य किसी को जो है हानि पहुंचे। मतलब जो है व्यक्ति तो स्वतंत्र है अपने किसी भी कार्य को करने के लिए, लेकिन ऐसा कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता है जिससे किसी समूह को या फिर अपने समूह को कोई हानि हो, कोई नुकसान हो। सामाजिक एकता का सिद्धांत दुर्खीम के श्रम विभाजन की अवधारणा में देखने को मिलता है। मानव समाज के दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं देखी जा सकती है। वहाँ मिलजुल कर जो है कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब समाज में जो है एक दूसरे का कार्य करने, मिलजुल के कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अपने आप को ढालना, उसी के अनुसार व्यवहार करना, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना आदि व्यक्तियों के व्यवहार को समान समझना अथवा प्रतिमान बनता है और सामाजिक एकता को जो है प्रकट करता है। इसके विपरीत कार्यों की भिन्नताओं जो श्रम में देखने को मिलती है, तो श्रम में क्या होता है, श्रम में जो है व्यक्तियों को परस्पर निकट में लाती हैं और मिलकर कार्य करने के लिए जो है प्रेरणा देती है तथा जो है दबाव भी डालती हैं, अतः इनमें जो है एक प्रकार की सामाजिक एकता की भावना परिलक्षित होती है। दुर्खीम के शब्दों में सामाजिक एकता तभी संभव होती है जब व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व अलग अलग मान्य हो जाता है। और सामाजिक एकता दो इसके रूप होती है, एक होता है प्रथम एक यांत्रिक एकता, दूसरा है द्वितीय समयवी एकता। तो इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिख देना है। सामाजिक एकता का मतलब होता है जब समाज जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, मिलजुल कर कार्य करे, तो ये होता है सामाजिक एकता, ठीक है। चलेगा। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि समाज में एक अच्छे कार्य के लिए लोगों का एक साथ मिलकर कार्य करना ही सामाजिक एकता होता है। ये भी परिभाषा अच्छी है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट होगा। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल जो है 6 से 7 प्रश्न आपके आएंगे, जो कि 4 से 5 प्रश्न आपको करना पड़ेगा। तो मैं इसमें कि 6 से 7 प्रश्न में कराए दे रहा हूँ। सेक्शन बी, सी, ए पूर्ति आपका इन्हीं से सभी का सभी क्लियर होगा, इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। चलेगा। तो इसमें हम देखेंगे समाजशास्त्र के विकास में फ्रांस की क्रांति की क्या भूमिका रही है, इसकी विवेचना करेंगे।
फिर है मैक्स वेबर के प्रोटेस्टेंटवाद और पूंजीवाद सिद्धांत की व्याख्या करना है। कभी कभी क्या होता है कि मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंटवाद पूछ लेता है या फिर पूछ लेगा पूंजीवाद का सिद्धांत, तो मैं दोनों सिद्धांत करा दूंगा। ठीक है। फिर है औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना। औद्योगिक क्रांति के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, अब इसकी विशेषताओं को भी समझ लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में समाज जो है समाजशास्त्र में क्या योगदान दिया है फ्रांस की क्रांति ने, इसको हम समझेंगे। तो फ्रांस की क्रांति ने समाजशास्त्र को नए नए अध्ययन विषय के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसने जो है समाज में पुरानी जो व्यवस्था थी, स्थापित जो अवस्थाएं थी जैसे कि राजशाही, सामंतवाद, इसको जो है बाधित किया। और जितने बड़े राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, ये सब जो है क्रांति के रूप में हुए हैं। क्रांति ने सामाजिक उथल पुथल, समानता, स्वतंत्रता और नए सामाजिक वर्ग के उदय को जो है जन्म दिया है, और जिसने जो है विचारकों को सामाजिक संरचना का विश्लेषण करने तथा समाज के सिद्धांतों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है। और भी आगे है कि समाजशास्त्र के विकास में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या रहा है, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण। तो क्रांति ने समाज में उत्पन्न होने वाले जो गहरे सामाजिक परिवर्तन हैं, उसमें जो उथल पुथल का एक नया संदर्भ तैयार किया, और इसने जो है विचारकों को समाज की जटिलताओं को समझने के लिए प्रेरित किया, और जिससे जो है एक विशिष्ट विषय के रूप में या फिर एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र के उद्भव को बढ़ावा मिला है। फिर है कि नई सामाजिक जो है संरचनाओं का उदय। तो क्रांति ने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और नए नए समाज का निर्माण किया, जिसने प्रतिष्ठा, धन, उपलब्धियों पर जो है आधारित नए सामाजिक वर्गों, विशेषकर मध्य वर्ग को उभारने का अवसर दिया। फिर है समानता और जो स्वतंत्रता के आदर्श। तो सामाजिक क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के सिद्धांतों को जो स्थापित किया गया, जिससे समाज में नई सामाजिक समानता की भावना को बढ़ाया, और इन विचारों ने सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता पर आधारित नए समाज की परिकल्पना को जो है बढ़ावा भी दिया। तो इस तरह से इसके आपको प्रभाव लिखना है। फिर है समाजशास्त्री सोच का उत्प्रेरक। तो क्रांति की उथल पुथल क्रांतिकारी शक्तियों ने सामाजिक व्यवस्था को समझने और उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता को जन्म दिया है, और इसके सामाजिक संरचनाओं, संस्थाओं, मानदंडों का व्यवस्थित जो है अध्ययन करने वाले समाजशास्त्र के विकास के लिए एक मजबूत आधार जो है प्रदान किया है। फिर है ऐतिहासिक संदर्भ का निर्माण। तो ये जो क्रांति जो कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने समाजशास्त्र के उद्भव के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान किया है। इसने जो औद्योगिक क्रांति के साथ मिलकर आधुनिक समाजशास्त्र के प्रारंभ विकास में उत्प्रेरक का काम भी जो है किया है। तो इस तरह से इसके प्रभाव आपको लिख देना है। फिर है मैक्स वेबर का जो प्रोटेस्टेंटवाद जो विचार है और जो पूंजीवाद जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, हम इन दोनों सिद्धांतों को समझेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी मैं पहले भी बता चुका हूँ, हो सकती है, लेकिन प्रॉपर इसमें क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनेगा। तो वेबर ने जो है प्रोटेस्ट का जो है सिद्धांत दिया, पूंजीवाद का सिद्धांत दिया है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं वेबर के बारे में। वेबर का जो सर्वाधिक जो योगदान रहा है धर्म का समाजशास्त्र पर रहा है। उन्होंने जो है विश्व के अनेक धर्मों का अध्ययन किया है। उनका यह अध्ययन जो है 3 प्रमुख बड़े धर्मों पर था। एक था, ठीक है, बौद्ध धर्म पर, हिंदू और यहूदी धर्म पर इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा अध्ययन किया। और उन्होंने जो है अपने अध्ययन में धर्म और आर्थिक और सामाजिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाने का प्रयास किया है। और यदि हम देखें तो उन्होंने जो है अपने अध्ययन के आधार पर दर्शाने का प्रयास किया है कि जो आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में ही सबसे पहले क्यों आई, अन्य देशों में क्यों नहीं आई। इसके लिए उन्होंने जो है विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाले जो धार्मिक आधार हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन किया और आर्थिक संगठनों के संबंधों का विश्लेषण किया। धर्म के आर्थिक जीवन से संबंधित जो पहलू थे, ठीक है, उसका अध्ययन किया। और उन्होंने जो अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये जो है पुस्तक थी, इसमें इन्होंने जो इसका प्रकाशन किया है। और मार्क्स की भांति जो है वेबर भी ये मानते थे कि सामाजिक संरचना एक सामाजिक जीवन में आर्थिक कारक ही महत्वपूर्ण है, किंतु मार्क्स की भांति आर्थिक कारकों को मानव के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, कलात्मक और दार्शनिक जीवन को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक ही नहीं मानते थे। वेबर का बौद्धिक दृष्टिकोण क्या था? वेबर ने जो है धर्म संबंधी विचारों का उल्लेख काफ़ी प्रसिद्ध कृत इनकी थी, जो कि द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में पाया जाता है। इस कृत में उन्होंने जो है एक प्रश्न उठाया है कि पश्चिमी समाज में प्रचलित इस विचार का मूल क्या है। मनुष्य का कर्तव्य जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी आजीविका को कमाने में है। इस समस्या का संबंध विभिन्न सभ्यताओं में धर्म,
और समाज से है धर्म संबंधी अपने अन्वेषण के आधार पर वेबर ने यह बताया है कि किस प्रकार कुछ धार्मिक सिद्धांतों के प्रभाव से धार्मिक जीवन की औचित्य निर्धारण की क्षमता बढ़ी है और कुछ के प्रभाव से जो घटी है। तो यहाँ से हम पूंजीवाद का इनका हम सार यहाँ से सबसे पहले समझेंगे। तो मानव के आर्थिक आचरणों पर धार्मिक प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए वेबर ने 1904 और जो 1905 में एक लेख लिखे उन्होंने, उन्हीं के आधार पर उनकी सबसे प्रसिद्ध और विवादग्रस्त पुस्तक इनकी जो विवादित पुस्तक थी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसी में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक में वेबर ने इस समस्या का पर प्रकाश डाला था कि किस प्रकार प्रोटेस्ट धर्म की नीतियाँ पूंजीवाद के विकास को प्रभावित करती हैं। फिर जो है वेबर को अपने जो है पारिवारिक जीवन में ही जो है व्यक्तिवाद और आर्थिक आचरणों के संबंध नैतिकता का एक अनूठा सम्मिश्रण देखने को मिला। वेबर ने जो कि कार्ल डेविस वेबर एक ऐसे उद्यम के संस्थापक थे जो गांव में घरेलू उद्योग पर आधारित था। वेबर ने देखा कि उसके रहन सहन के तरीके कठिन परिश्रम, दिखावे का अभाव, दयालुता और तर्कपरता के गुण थे जो आधुनिक पूंजीवाद के प्रारंभिक भाग में बड़े उद्यमकर्ताओं में झलकते थे। इस बात से वेबर को यह विश्वास हो गया था कि पूंजीवादी एक विशेष प्रकार की नैतिकता है जिसमें अनेक विचारों का समावेश देखा जा सकता है। फिर आगे लिखते हैं, वेबर के अनुसार आधुनिक औद्योगिक जगत के मनुष्य की एक विशेषता यह है कि उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में कठोर कार्य क्या है? कर्तव्य है, और इसका फल इसी में निहित है। मतलब मनुष्य को कठोर परिश्रम करना चाहिए, उसका फल इसी में निहित है। मनुष्य अपने व्यवसाय में अच्छी तरह काम करे, इस भावना से नहीं कि यह काम करना पड़ रहा है। मनुष्य को लगन से अपने काम करना चाहिए, ये मत सोचे कि हमको थोपा गया है, वरन इसलिए कि वह ऐसा चाहता है कि यही मनुष्य के शील व्यक्तित्व संतुष्टि का आधार है। अमेरिका में एक कहावत प्रसिद्ध है कि यदि कोई काम करने योग्य है तो उसे सबसे अच्छे ढंग से पूरा करना चाहिए। वेबर के अनुसार यह कहावत पूंजीवाद का सार है, क्योंकि इस धारणा का संबंध व्यक्ति को आर्थिक जीवन में मिलने वाली सफलता से है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है, बनाकर भी आप लिख सकते हैं। फिर है जो कि अगला इसमें दिया है कि प्रोटेस्टेंट जो कि नीति या सिद्धांत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो पूंजीवाद के सार को स्पष्ट करने के बाद वेबर ने ऐसे कारणों को प्रस्तुत किया जिनके आधार पर इनकी उत्पत्ति को धार्मिक आंदोलन के विचारों में खोजा जा सके। वेबर ने पूर्व पेटी, मॉन्टेस्क्यू और बकल, कीट्स आदि जो कि प्रोटेस्ट धर्म के एक व्यापारिक प्रवृत्ति विकास में सहसंबंधियों पर अपने विचार प्रकट किए थे। इन्होंने वेबर ने अपने एक विद्यार्थी जो कि बाइडेन को राज्य में धार्मिक संबंधों, शिक्षा के चुनाव का अध्ययन करने के लिए कहा। बाइडेन के अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि कैथोलिक विद्यार्थियों की तुलना में प्रोटेस्ट विद्यार्थी उन शिक्षण संस्थानों में अधिक प्रवेश लेते थे जो औद्योगिक जीवन से संबंध थी। इसका अन्य कारण यह भी था कि यूरोप में कुछ अल्पसंख्यक समूह न तो कठोर आर्थिक परिश्रम करने, अपनी सामाजिक और राजनीतिक जो हानियां हैं उनको पूरा कर लिया था, और जबकि कैथोलिक धर्म के अनुयायी ऐसा नहीं कर सके थे। इस कारण वेबर ने यह निष्कर्ष दिया कि धार्मिक नीति और आर्थिक क्रियाओं के बीच साथ संबंध पाया जाता है। और वेबर ने यह भी देखा कि जिन प्रदेशों और नगरों में प्रोटेस्ट धर्म का स्वीकार कर लिया गया था वे आर्थिक लाभ के प्रयत्न को बढ़ावा दे रहे थे। वेबर ने यह भी गवेषणा की कि प्रोटेस्ट धर्म की नीतियाँ किस प्रकार उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी और जो तार्किक दृष्टि से आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के पक्ष में थी। और प्रोटेस्टवाद एक धार्मिक विचारधारा है जो पोप के सर्वोच्च अधिकार को स्वीकार नहीं करता है, जिसमें विवेक का तत्व विशेष रूप से पाया जाता है। नैतिकतावाद दृष्टिकोण, संग्रह की प्रवृत्ति, ईमानदारी, श्रम के प्रति निष्ठा, ये सभी प्रोटेस्ट धर्म के प्रमुख तत्व हैं, जिनके कारण यूरोप के विभिन्न देशों में पूंजीवाद का विकास अभी एक विशेष प्रकार से विकास हुआ। और भी आगे लिखा हुआ है, प्रोटेस्ट धर्म की नीति के रूप में सेंट पॉल ने इस आदेश के व्यापक रूप में संग्रह किया गया, और जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वह रोटी नहीं खाएगा। मतलब प्रोटेस्ट धर्म की नीति में सबसे जो पहले कह सकते हो सेंट पॉल ने इसका एक प्रकार का एक आदेश को एक व्यापक रूप से ग्रहण किया। इसमें कहा गया है इस आदेश में कि जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वह रोटी नहीं खाएगा, तथा निर्धन ही की तरह धनवान भी ईश्वर के गौरव को
बढ़ाने के लिए किसी न किसी व्यवसाय में अवश्य जो है जुटे। तो इस कथन में प्रोटेस्ट धर्मावलंबियों को परिश्रम की प्रेरणा दी गई। और ऐसे कुछ अन्य जो है वाक्य भी हैं जो जो कि बैक्स्टर ने कहा था कि केवल धर्म के लिए ही ईश्वर हमारी क्रियाओं की रक्षा करता है। मतलब जो है इसमें ये कहते हैं कि केवल कर्म के लिए, मतलब कर्म के लिए ही केवल ईश्वर जो है हमारी जो है रक्षा करता है, और परिश्रम ही व्यक्ति का नैतिक तथा जो है प्राकृतिक उद्देश्य है। जो परिश्रम क्या है, व्यक्ति का नैतिक और जो है प्राकृतिक उद्देश्य है जो कि व्यक्ति को करना चाहिए। केवल परिश्रम से ही ईश्वर की सबसे अधिक सेवा और सम्मान जो है हो सकता है। फिर है जॉन जो कि बनियन जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि यह जो है नहीं कहा जाएगा कि तुम जो है क्या विश्वास करते हो, केवल यह जो है कहा जाएगा कि तुम परिश्रम भी करते थे या केवल जो है बातूनी ही थे। और इस प्रकार जो है प्रोटेस्ट धर्म में सक्रिय जीवन, परिश्रम, समय का सदुपयोग और जो है व्यर्थ की बातचीत करना, अधिक न सोना और ईश्वर के जो है ध्यान के स्थान पर कार्य करना आदि को व्यक्ति के जीवन में एक नियमावली में के अंतर्गत जो है रखा गया, जिन्हें प्रोटेस्ट नीति कहा जाता था। तो इस तरह से इतना इसके बारे में आपको लिख देना है। और भी यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि वेबर ने जो है प्रोटेस्ट धर्म में पाई जाने वाले उन आर्थिक विचारों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया है। आधुनिक पूंजीवाद की उन शिक्षाओं, उपदेशों का उल्लेख किया है जो सफल सर्वव्यापी एक पूंजीपति के लिए आवश्यक है, जैसे कि समय ही धन है, धन से धन कमाया जाता है, एक पैसा बचाना, एक पैसा कमाना, ईमानदारी, अच्छी जो है नीति है, जल्दी सोना जल्दी उठना, ये जो है व्यक्ति को स्वास्थ्य, धनी, बुद्धिमान बनाता है, कर्म ही पूंजा है आदि जो है वेबर ने प्रोटेस्ट धर्म के आचारों की तुलना दुनिया के दूसरे धर्मों की ओर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रोटेस्ट धर्म को ही एक ऐसा जो है जिसके आर्थिक परिणाम और अधिक स्पष्ट और दूरगामी थे। और यह धर्म जो है लोगों को ईमानदार, उत्साही होने, परिश्रम करने और मितव्ययिता बरतने, पैसा बचाने पर जोर देता है, जो कि पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक है। यदि ये सिद्धांत एक उपदेश न होते तो पूंजीवादी, जो आधुनिक पूंजीवादी है, ये भी जो है संभव नहीं होता। और यह जो है प्रोटेस्ट धर्म के उन विचारों को स्पष्ट करेगा जिन्होंने यूरोप के आर्थिक जीवन को जो है प्रभावित किया है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए चलेगा, अब यहाँ से क्वेश्चन हो गया, फिर हम आगे देखेंगे। अब यहाँ से हम औद्योगिक क्रांति की जो विशेषताएं हैं उनको हम समझेंगे। औद्योगिक क्रांति की जो विशेषता हैं, बहुत सारी विशेषता औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, जैसे कि नए ऊर्जा स्रोतों जैसे कि कोयला, भाप, बिजली, इन सभी का जो है उपयोग होने स्टार्ट हो गया था। मशीनों का आविष्कार हुआ, कारखाना प्रणाली का विकास हुआ, इस्पात का उपयोग, परिवहन, संचार में प्रगति। तो ये सारे जो है विशेषताएं इसकी हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तकनीकी विशेषताओं को समझेंगे, जैसे कि नई मशीनों और औजार। तो इसमें स्पिनिंग जेनी और पावर लूम जैसे आविष्कारों से कपड़ा जो है उत्पादन में क्रांति आई, और जिससे जो है कम मानव श्रम में अधिक उत्पादन जो है संभव हुआ। फिर नई सामग्रियों का उपयोग, तो ये जो है विशेषकर लोहे और बाद में इस्पात का उपयोग जो है उद्योग में बढ़ गया, जिससे जो है मजबूत जो मशीनें हैं, औजारों का निर्माण भी हुआ। फिर है ऊर्जा के नए जो है स्रोत, जैसे कि कोयला, भाप इंजन, बिजली, पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग जो उत्पादन प्रक्रिया के लिए जो किया गया। फिर है विज्ञान का बढ़ता अनुप्रयोग, ये भी इसकी विशेषता है। तो उद्योग में विज्ञान प्रौद्योगिकी सिद्धांतों का अधिक इस्तेमाल जो है किया जाने लगा। फिर इसके हम आर्थिक और सामाजिक विशेषता की हम बात करें तो बड़े पैमाने पर उत्पादन, तो कारखाना और जो मशीनें हैं इसके कारण जो है वस्तुओं का उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर होने लगा, और जिससे आर्थिक विकास भी हुआ। फिर है कारखाना प्रणाली, तो हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग की जगह जो है कारखाना प्रणाली ले ली, और जहाँ काम का विभाजन जो है और विशिष्टीकरण भी जो है होता था। फिर है शहरीकरण, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है काम की तलाश में शहर की ओर जो है पलायन करने लगे, जिससे शहर का विकास हुआ। फिर है नए वर्गों का उदय, तो औद्योगिक क्रांति के कारण नए जो है मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो उत्पादन में वृद्धि और परिवहन के नवाचारों के कारण वैश्विक जो है व्यापार का जो है विकास भी हुआ। तो इस तरह से इसकी विशेषता आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर के पूंजीवादी भावना से संबंधित सिद्धांत आपको बताना है। इनका पूंजीवादी
फिर है हर्बर्ट स्पेंजर के सामाजिक डार्विनवाद की आपको व्याख्या करना है। अगस्त कंपटी के प्रत्यक्षवादी सिद्धांत की व्याख्या करना, जो कि मैंने आपको शुरुआत में कराया था। फिर है आत्महत्या के कारणों की आपको जो है व्याख्या करना है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम मैक्स वेबर की पूंजीवादी के बारे में समझेंगे। तो मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद की भावना एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें जो है लाभ कमाने, तर्कसंगत आर्थिक व्यवहार और कठोर कार्य जो है नैतिकता को एक सद्गुण माना जाता है, और जो सिर्फ धन संचय से नहीं अधिक है। यह जो है भावना कैल्विनवादी प्रोटेस्टेड सुधार से उत्पन्न हुई है, जिसने जो है पूर्व नियति की भावना से उत्पन्न अनिश्चितता को कम करने के लिए कड़ी मेहनत और सफलता को जो है मोक्ष के संकेत के रूप में जो है देखा। वेबर ने तर्क दिया कि सांस्कृतिक धार्मिक प्रेरणा ही आधुनिक पूंजीवाद के व्यवस्थित संगठन और तर्क विकास की जो है नींव बनी। फिर है इसकी कुछ यहाँ से तथ्य हैं, जैसे कि लाभ कमाने के लिए। तो पूंजीवाद की जो भावना थी, तो इसमें जो है पूंजीवाद केवल जो है धन कमाने में ही संतुष्ट नहीं रहता था, बल्कि लगातार अधिक धन कमाने का लक्ष्य रखता था, जिससे वह जो है फिर से व्यवसाय में निवेश करता था। फिर है तर्कसंगत दृष्टिकोण। तो व्यवसाय और जीवन के सभी पहलुओं में सबसे जो है कुशल और लागत प्रभावी तरीके का उपयोग करना, और बिना किसी भावात्मक झुकाव के केवल जो है दक्षता और लाभ पर जो है ध्यान केंद्रित करना। फिर है कठिन कार्य जो है नैतिकता। तो कड़ी मेहनत को एक नैतिक और जो है एक चारित्रिक सद्गुण जो है माना जाता है, जो आर्थिक सफलता के लिए होता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर है हर्बर्ट स्पेंजर का जो कि सामाजिक डार्विनवाद क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो एक प्रकार का एक सिद्धांत है हर्बर्ट स्पेंजर जी का, और जो बताता है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत मानव समाजों पर भी जो है लागू होते हैं। मतलब प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है ये मानव समाज पर भी लागू होते हैं, जहाँ सबसे योग्य व्यक्ति या समूह जीवित रहते हैं और कमजोरों का जो है दमन होता है। या जो है योग्यतम की उत्तरजीविता की अवधारणा पर आधारित है। इसने जो है साम्राज्यवाद, अहस्तक्षेप पूंजीवाद और जो है नस्लवाद को वैज्ञानिक रूप से सही ठहराने के लिए उपयोग किया है। इसके प्रमुख बिंदु हैं जैसे कि सामाजिक विकास। तो स्पेंजर ने जो है तर्क दिया है कि जिस तरह जीव जो है सरल से जटिल रूपों में विकसित होते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज भी जो है आदिम से उन्नत अवस्थाओं की ओर जो है विकसित होते हैं। फिर है कि योग्यतम की उत्तरजीविता। तो ये शब्द जो है स्पेंजर द्वारा गढ़ा गया है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समूह जीवित रहेंगे और दूसरे को जो है अपने ऊपर जो है हावी होने देंगे। फिर है कि अहस्तक्षेप का समर्थन। तो स्पेंजर जो है अहस्तक्षेप पूंजीवादी नैतिक जो है रूढ़िवादी के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने जो है कल्याणकारी सुधारों, सरकारी हस्तक्षेप की निंदा की, क्योंकि उनका मानना था कि ये जीवन के नियमों की अवहेलना करते हैं और कमजोरों को जो है मजबूत होने से जो है रोकते हैं। फिर अगला सिद्धांत जो कि अगस्त कंपटे का है, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत, इसको भी समझ लीजिएगा। प्रत्यक्षवादी सिद्धांत जो कि अगस्त कंपनी ने दिया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। इस सिद्धांत मैंने शुरुआत में आपको कराया था, लेकिन यहाँ भी देख लीजिएगा। तो ये जो सिद्धांत है, समाज का ज्ञान केवल वैज्ञानिक पद्धति यानी एक अनुभवजन्य अवलोकन तर्क के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने जो है समाज के बौद्धिक विकास के 3 चरणों को बताया है। एक धर्मशास्त्रीय, धार्मिक और सकारात्मक का प्रस्तावना दिया है, जिनके अनुसार सबसे पहले अलौकिक शक्तियों में विश्वास करता है, फिर अमूर्त सत्ता का प्रश्न उठता है, अतः फिर वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके वास्तविक समस्याओं का समाधान करता है। प्रत्यक्षवाद का अंतिम जो लक्ष्य है ज्ञान की खोज करना, वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था और प्रगति जो है प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो इसके जो सिद्धांत देख लीजिएगा, जैसे कि वैज्ञानिक पद्धति पर जोर देता है। तो कंपटे का मानना था कि वैध ज्ञान केवल इंद्रियों के माध्यम से ही अनुभव से प्राप्त होता है और तर्क द्वारा इसको स्थापित होता है। फिर है सामाजिक घटनाएं और जो है प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। तो समाज जो है भौतिक विज्ञान की तरह ही निश्चित नियमों में से चलता है और जिन्हें जो है वैज्ञानिक अध्ययन से खोजा जा सकता है। फिर है ज्ञान का संचय विकास। तो समाज के विचार और ज्ञान का विकास धीरे धीरे होता है, जो व्यक्ति के विकास के समान होता है, उसी के इक्वल होता है। फिर है इसके 3 चरण होते हैं। तो कंपटे ने इसको जो है त्रिसूत्रीय नियम भी कहते हैं। तो त्रिसूत्रीय नियम पूछेगा तो ये जो कंपटे ने ही दिया था, यही 3 सूत्रीय नियम है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला है धर्मशास्त्रीय। तो इस चरण में जो है
अलौकिक जो है शक्तियाँ और जो है ईश्वर में विश्वास करते हैं लोग, यानी सभी जो है लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, जितनी भी घटनाएं हैं ईश्वर के द्वारा ही होते हैं, ऐसा मानते हैं। फिर है आध्यात्मिक अमूर्ति। तो इस चरण में लोग जो है अमूर्ति सत्ताओं और जो सार्वभौमिक सिद्धांतों की बात करते हैं, जैसे कि अधिकार स्वतंत्रता, लेकिन उनके पास जो है पर्याप्त परिणाम जो है नहीं होते। फिर है सकारात्मक चरण। तो यह जो है अंतिम चरण होता है जिसमें वैज्ञानिक विधियों, तर्क और तथ्यों का जो उपयोग करके अपने सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं। तो किसी दुर्घटना के पीछे तो भगवान को दोषी इसमें नहीं ठहराते, बल्कि वैज्ञानिक सोच को समझते हैं। फिर यहाँ से समाजशास्त्र की भूमिका दी है। तो कंपटे ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञान की रानी कहा, क्योंकि इसमें सभी विज्ञान का ज्ञान एकीकृत होता है। उनके अनुसार समाजशास्त्र का कार्य समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, जिससे समाज में प्रगति व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। संक्षेप में भी लिखा कि जो है प्रत्यक्षवाद व दार्शनिक दृष्टिकोण है जो समाज को वैज्ञानिक रूप में समझने और सुधार के लिए एक अनुभवजन्य साक्ष्य केंद्र पर तर्क पर जो है केंद्रित रहता है। मतलब जो है इसमें तर्क पर केंद्रित रहता है। कोई भी तो किसी के बारे में जो है ऐसे ही निर्णय लेना कि व्यक्ति कैसा है, उसके विचार कैसे, तो ये गलत होगा। उसके बारे में पहले परखो, उसकी जो है बारे में जान लो, तभी आप कोई जो है निर्णय ले सकते हो वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से। ठीक है। अभी आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे कि कोई जो है केस हो जाए या फिर किसी का मर्डर हो जाए, तो ऐसे सीधे कहना कि इसने मारा है तो ये गलत होगा। सबसे पहले उसकी जो है कड़ी तक जाओ, उन सभी जो है पहलुओं को समझो कि क्या क्या जो है कैसा व्यक्ति था, किससे इसकी दुश्मनी हो सकती है, तभी आप उसका निर्णय ले सकते हो किसने मारा होगा। सभी तथ्यों का जब अध्ययन करोगे तभी आप इसका जो है आप स्पष्ट कह सकते हो, स्पष्ट जो है उसको सजा दे सकते हो। ठीक है। अब यहाँ से कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि दुर्खीम के अनुसार भाग्यवादी आत्महत्या क्या है। तो भाग्यवादी, तो दुर्खीम के अनुसार भाग्यवादी आत्महत्या तब होती है जब कोई जो है व्यक्ति जो है नियम और विनियमों को झेलने में असमर्थ होने लगता है और आत्महत्या जो है कर लेता है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक जो है कैदी जेल में असहनीय नियमों के कारण अपनी जान जो है ले सकता है। फिर है एक परोपकारी आत्महत्या। तो परोपकारी जैसे कि किसी मामले के दौरान अपने प्रेमी या प्रेमिका को बचाने के लिए मरने को तैयार होना एक प्रकार का परोपकारी आत्महत्या है। इसका मतलब ये है कि इसलिए मरने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरे साथी की रक्षा करने या उसके लिए जो है मरने की कसम खाई। इस तरह देश के लिए जो है गोली खाने के लिए तैयार जो सैनिक भी जो है परोपकारी ही जो है आत्महत्या के अंतर्गत आते हैं। सैनिक अपनी जान देने को जो है तैयार है क्योंकि वह मानता है कि उसे जो है सुरक्षा प्रदान करना उसका कर्तव्य होता है। तो ये जो है आत्महत्या के प्रकार थे जो कि एग्जाम में पूछ सकता था। अब यहाँ से हम सेक्शन सी के प्रश्नों को समझेंगे, जो कि इसमें 4 प्रश्न आपके आते हैं, जो कि 2 ही आपको करना पड़ता है। मैं चारों करा दूंगा यहाँ से। सबसे पहले सत्ता की अवधारणा के व्याख्या, इसके प्रकार को हम समझेंगे। फिर है मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। तो सबसे पहले सत्ता की अवधारणा को हम समझेंगे जो कि मार्क्स वेबर ने दिया था। तो यहाँ से इसके बारे में समझेंगे। सत्ता की वैसे परिभाषा मैंने आपको बता दिया था। सत्ता जो है जब शब्द को एक वैधानिक रूप में दे दिया जाता है जब पावर को, तो इसी को हम सत्ता कहते हैं। सत्ता को जो है मानना अथवा जो है इसका पालन करना एक ऐच्छिक कार्य, एक अच्छा कार्य है। सत्ता ही समाज में स्थायित्व का वास्तविक आधार है। सत्ता केवल राजनीतिक क्रियाओं अथवा जो है परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं, अपितु सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू में सत्ता क्रियाशील है। यह जो है देखी जा सकती है राजनीतिक सामाजिक पहलुओं में। अंतर जो है केवल इतना है कि पहले में सत्ता इसके साथ जुड़ी हुई और दूसरे में सत्ता तथा सत्ता का वितरण समान रूप से नहीं होता है। इनका कहने मतलब यह है कि सत्ता क्या है। सत्ता जो है जब शक्ति को, जो पावर होती है, जब किसी इसको एक वैधानिक जब दर्जा दे दिया जाता है, किसी एक विशेष व्यक्ति को दे दिया जाता है। जैसे कि डीएम जो है जिला का मालिक होता है, डिस्ट्रिक्ट का। फिर आपका जो है जो कि मुख्यमंत्री पूरे जो है राज्य का मालिक होता है। तो किसी जो पावर जब किसी एक वैधानिक उसको जब दर्जा दे दिया जाता है, उसको एक पद दे दिया जाता है, ये होती है सत्ता आपकी। ठीक है। यहाँ से वेबर जी भी इसकी परिभाषा को लिखते हैं कि सत्ता वह स्थित है, वह कंडीशन है जिसमें स्वामी की आज्ञा का पालन, मतलब स्वामी की आज्ञा मतलब जो राजा होता है, जो वहाँ का जो है कह सकते हो मालिक होता है। ठीक है। तो उसका जो पालन वह व्यक्ति या समूह करते हैं जो अपनी स्थिति को स्वामी को कारण मानते हैं, मतलब अपनी जो है सुरक्षा जिसके कारण महसूस करते हैं उसको स्वामी मानते हैं। यही होता है सत्ता। फिर यहाँ से जो कि रेनहार्ड जी इसकी परिभाषाओं को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सत्ता में जो है विभिन्न तत्वों का होना आवश्यक है। जैसे कि सत्ता जो होती है,
ठीक है। तो सत्ता जो है एक व्यक्ति जो शासन करता है, जो राजा होता है, जो आदेश देता है, उसका होना जरूरी है। दूसरा, जो राजा की जो है उनको कहना मानता है, राजाओं का, ठीक है, उनका कहना मानता है, उसका भी होना आवश्यक है। और भी कहते हैं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जानकारी होनी चाहिए कि जो शासित व्यक्ति है या समूह व्यक्तिपरक होकर आदेशों का पालन करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इस बात का परिणाम होना चाहिए कि शासन के आदेशों का पालन वस्तुनिष्ठ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन्हीं के अनुसार जो सत्ता संपन्न है, मतलब जिसके पास सत्ता है, उनके पास जो शक्ति है या विकेंद्रीकरण है, ठीक है, तो उनके पास जो सत्ता है वही शासित समूह का नेतृत्व करता है। मतलब जिसके पास जो सत्ता होगी तभी जो है समाज का भला करेगा, ठीक है, उसको जो है शासित जो है करेगा। तो शासित या जो है चाहते हैं कि सत्ता की प्रक्रिया जो है चलती रहे और समूह जो है सत्ता संपन्न व्यक्ति के आदेशों का पालन बिना हिचकिचाए करते रहे। सत्ता की निरंतरता ही प्रमुख के भागीदारी के लाभ जो है प्रदान करती है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको इतना लिखना है। अब सत्ता को जो है 3 भागों में बांटा गया। एक है तार्किक वैधानिक सत्ता, दूसरा है परंपरागत सत्ता, तीसरी है चमत्कारी सत्ता। तो सत्ता के प्रकार हैं। तो पहले जो तार्किक वैधानिक सत्ता, इसको समझ लीजिएगा। ये इस प्रकार की सत्ता की जो है वैधता का आधार व्यक्ति का पद होता है और जिसके साथ जो है वैधानिक व्यवस्था की मान्यता जुड़ी होती है। आधुनिक समाज में इस प्रकार की सत्ता अधिक जो है पाई जाती है। फिर परंपरागत सत्ता क्या है? इस प्रकार की सत्ता का आधार जो है प्राचीन काल से चले आ रहे मूल्य, आदर्श, प्रतिमान, परंपरा होती है। चमत्कारी सत्ता होती है इस प्रकार की सत्ता वैधता होती है जिसमें जो है व्यक्ति के कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण लोगों तक उनके जो है जो चमत्कारी गुण होते हैं वो जो है कह सकते हो व्यक्ति के आदेशों का पालन करते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में लिखना है। फिर है ऐतिहासिक भौतिकवाद का इतिहास क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? तो मार्क्स के द्वारा उनके समाज और इतिहास के सिद्धांत को हम क्या है ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जानते हैं। और यह जो है उस नियम की व्याख्या पर आधारित है कि मानव इतिहास की गतिविधि जो निर्धारित करती है। मार्क्स ने इनके द्वारा हीगल प्रस्तुत इतिहास की आदर्शात्मक व्याख्या के स्थान पर अपनी भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। मार्क्स का ऐतिहासिक जो भौतिकवाद इस प्रश्न पर जोर देता है कि वह कौन सा भौतिक प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओं का संचालन व विनिमय करता है। मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना, उसमें विचार, राजनीतिक संस्थाओं आदि का निर्धारण जो है समाज के भौतिक जीवन की व्यवस्थाओं के द्वारा होता है। मार्क्स इस विचार से सहमत नहीं है कि भौगोलिक वास्तविकता तो यह है कि समाज की जो भौतिक जीवन की अवस्थाओं की धारणा के अंतर्गत सर्वप्रथम जो प्राकृत है वहाँ की जो समाज की है जो भौगोलिक वातावरण आता है। भौगोलिक वातावरण जो होता है समाज और उसके विकास को प्रभावित करता है। इसके बावजूद भौतिकवाद जो है इस बात पर जो है स्वीकार नहीं करता है कि भौगोलिक पर्यावरण जो है यह प्रभाव सब कुछ है और यह जो है मुख्य रूप से इसके द्वारा समाज की संरचना, सामाजिक जो है व्यवस्था की प्राकृत एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में परिवर्तन आदि जो है निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भौगोलिक पर्यावरण में परिवर्तन व विकास की अपेक्षा कहीं अधिक से सामाजिक परिवर्तन व विकास घटित होते हैं और भौगोलिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर निर्यात्मक जो है प्रभाव नहीं होता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको बनाकर लिख देना है। फिर यहाँ से हम देखेंगे मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत क्या है। फिर है विल्फ्रेडो पेरेटो के जो तार्किक और अतार्किक क्रियाओं के सिद्धांत को हम समझेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, इनको जरूर आपको तैयार करना है। तो अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या, इसको समझ लीजिएगा। तो अंतःक्रिया की सबसे पहले हम परिभाषा, इसके अर्थ को समझेंगे। जब व्यक्तियों की क्रियाएं एक दूसरे के संदर्भ में उनके प्रभावित हुए घटित होती है, मतलब जो एक व्यक्ति की क्रिया दूसरे व्यक्ति को जो प्रभावित करती है, इसी को हम अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ से किम्बल यंग ने जो है लिखते हैं, ये कहते हैं परिभाषित करते हुए ये कहते हैं कि अंतःक्रिया इस तथ्य की ओर जो है संकेत करती है कि व्यक्ति की प्रतिक्रिया, उसके हाव भाव, शब्द, स्थूल शारीरिक गति दूसरे व्यक्ति को उत्तेजित करती है और यह दूसरा व्यक्ति अपनी बारी पर जो है प्रथम व्यक्ति के पर जो है प्रतिक्रिया करता है। यही होता है, क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया। फिर यहाँ से जो कि गिस्ट जी लिखते हैं, इसकी परिभाषा कहते हैं कि सामाजिक अंतः जो क्रिया है वह पारंपरिक जो है प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना और प्रक्रिया द्वारा जो है एक दूसरे पर जो है प्रभाव डालते हैं। यही होता है सामाजिक अंतःक्रिया। मतलब जो है इसमें एक जो व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, यह होता है सामाजिक अंतः जो है क्रिया। फिर यहाँ से
मेरिल जी लिखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया जो है वह समान प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संपर्क की स्थापना होती है और जिसके फलस्वरूप उनके व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। यही होता है जो है कह सकते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। मतलब जो एक व्यक्ति के में परिवर्तन आने के फलस्वरूप दूसरे व्यक्ति में भी जो परिवर्तन आते हैं, ठीक है, उसको जो है कह सकते हो एक प्रभावित करती है। ये होता है सामाजिक जो है अंतःक्रिया। फिर अगला क्वेश्चन आपका है प्रतीकात्मक जो अंतःक्रिया क्या है, इसको भी समझ लीजिएगा। अभी मैंने आपको अंतःक्रिया के बारे में आपको बताया, अब प्रतीकात्मक अंतःक्रिया क्या है इसके बारे में समझ लीजिएगा। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि व्यक्ति जो है समाज में ना तो केवल अकेला है, ना ही अकेला जो है क्रिया करता है। इसमें कहते हैं मीड जी कि व्यक्ति जो है समाज में अकेला नहीं है, क्योंकि समाज में जो है बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति जो है समाज में अकेला नहीं है और ना ही वह अकेला क्रिया करता है। सभी व्यक्ति जो है मिलकर क्रिया करते हैं। और एक जो है सामाजिक प्राणी, व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और दूसरे में वह जो है दूसरे के संपर्क में आता है और दूसरे के साथ जो है सामंजस्य स्थापित करता है। व्यक्ति के विचार, उसकी भावनाएं, तर्क की प्रक्रिया भी जो है दूसरे व्यक्ति से संचारित होती हैं और दूसरे से उसे यह सब प्राप्त होता है। व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को उत्तेजित करता है और उनके द्वारा स्वयं भी उत्तेजित होता है। व्यक्ति की अधिकांश क्रियाएं व्यवहारिक जो है सामाजिक होती हैं और क्योंकि ये क्रियाएं जो है अर्थपूर्ण ढंग से दूसरे व्यक्ति और मानव समूह के भूत, वर्तमान और भावी व्यवहार से संबंधित या फिर जो है प्रभावित होती है, तो इन्हीं के अनुसार उनकी गतिविधियां जो है निर्धारित होती है। इसीलिए समाज के सदस्य के रूप में, सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति के द्वारा सामाजिक संदर्भ में अर्थात दूसरे व्यक्ति या समूह से संबंधित रहकर उनके द्वारा प्रभावित किए गए कार्यों को ही हम सामाजिक जो है क्रिया कहते हैं। मतलब जो है इसमें कहा गया है कि दूसरे व्यक्तियों या फिर जो दूसरे समूह से संबंधित रहकर उनके द्वारा जो प्रभावित किए गए जो कार्य होते हैं वही होता है सामाजिक क्रिया। अतः जो है प्रतीकों के माध्यम से, जब जो है प्रतीकों के माध्यम से हम अंतःक्रिया का होना जब होता है प्रतीक के माध्यम से, यही होता है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर एक तार्किक क्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है, तार्किक और अतार्किक क्रियाएं क्या है। तो तार्किक क्रिया वे होती हैं जिसमें जो है निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वस्तुनिष्ठ तथ्यों, ज्ञान, सुसंगत तर्क का जो उपयोग किया जाता है। मतलब जो है तार्किक क्रिया वे होती, मान लो किसी चीज़ के बारे में आपको जो है निष्कर्ष निकालना है, तो आपको जो है सबसे पहले उसका जो है निष्कर्ष निकालने के लिए आप उसका ज्ञान कीजिएगा, उसके बारे में जो है उसके जो है सारी पॉइंटों को समझिएगा, उसके जो है सारे कह सकते हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिएगा, तभी आप उसके बारे में निष्कर्ष निकाल पाओगे। सुसंगत उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा कीजिएगा। तो इसमें कहा गया है कि तार्किक जो क्रियाएं होती है इसमें जो है निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपको वस्तुनिष्ठ जो तथ्य होते हैं उसको आपको अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान के बारे में आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, और सुसंगत तर्क का उपयोग किया जाता है। जबकि अतार्किक क्रिया क्या होती है, इसमें जो है सुसंगत तर्क वस्तुनिष्ठ ज्ञान पर आधारित ही नहीं होती बल्कि भ्रांतियाँ होती है, पूर्वाग्रह होता है, ऐसे अंदाजा लगा लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम तार्किक और अतार्किक क्रियाओं के बारे में समझेंगे, वो भी विद एग्जाम्पल के साथ में। तो तार्किक क्रिया क्या है, तार्किक क्रिया वह है जिसमें किसी जो है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध ज्ञान तार्किक रूप से सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करता है। मतलब जो है तार्किक क्रिया वह क्रिया है जिसमें किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किसी के बारे में जो है निर्णय लेने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध जो ज्ञान है और तार्किक रूप से सर्वोत्तम तरीके का उपयोग करके उसके बारे में जो हम जान सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यदि आप जो है गणित में एक जो है जटिल प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो आपको जो है अंकगणितीय सिद्धांत का सूत्र का उपयोग करोगे, तो आपको जो है प्रश्न को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त और सिद्ध होगा आपके लिए। तो यह एक जो है तार्किक क्रिया है, क्योंकि आप वस्तुनिष्ठ ज्ञान और तर्क का उपयोग करके एक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये होता है तार्किक आपका क्रिया। अब यहाँ से हम अतार्किक क्रिया को समझेंगे। अतार्किक क्रिया क्या है, वे मानवीय क्रियाएं होती हैं जो तार्किक दायरे से बाहर होती है। इसका अर्थ यह है कि वस्तुनिष्ठ रूप से प्राप्त की जा सकने वाली चीज़ें से नहीं ये होती हैं, जो नहीं से जुड़ी होती हैं और उसके पीछे तर्क की जो है कमी होती है। जैसे कि आप तुक्का लगा के जो आते हो प्रश्नों में, यही होता है, ये अतार्किक क्रिया होती है, ठीक है। जो आपको प्रश्न पता होता आप विधौत लिखाते हो वो होता है आपका तार्किक क्रिया। अतार्किक होता है जो तुक्का आप बना के लिखाते हो, तो होता है अतार्किक। जैसे कि फॉर एग्जांपल भीड़ की सोच, तो केवल जो है इसलिए किसी बात को जो है सच मान लेना कि बाकी सभी लोग जो उसे मान रहे हैं। मतलब जो है आप भी कोई जो है 10 लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है सही है तो आप भी इसको मान लो, ठीक है, बिना कोई जो है उसके बारे में छानबीन किए, तो ये होता है अतार्किक क्रिया।
यह तर्क के बजाय जो है सामाजिक दबाव पर आधारित है और जो है किसी भी बात को बिना सत्यापित किए बिना जो है स्वीकार करना इसमें शामिल रहता है। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखेंगे इसके बीच में और भी लिखा हुआ है यहाँ से परिभाषा तार्किक और अतार्किक, जो कि पैरेटो के द्वारा ये क्रियाएँ दी गई हैं। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो तार्किक क्रिया अभी मैंने आपको बताया है, वे होती हैं जिसमें तार्किक आधार और जो है साध्य और साधन के बीच समन्वय स्थापित होता है, जिनका आधार जो होता है अनुभव के ऊपर होता है, तर्क के ऊपर होता है, प्रयोग होता है। तो ये क्रियाएं जो अनुभव सिद्ध होने के कारण वास्तविक और जो प्रमाणिक मानी जाती हैं। तो किसी के बारे में, ठीक है, जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में निर्णय लेना कि व्यक्ति कैसा, तो उसके बारे में सबसे पहले आप उसके जो है स्वरूप को समझिएगा, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिएगा उसके पास पड़ोस के लोगों से, तभी आप उसके बारे में जो है कह सकते हो, बता सकते हो कि व्यक्ति कैसा होगा। तो ये होगा तार्किक। और अतार्किक क्या होता है, किसी व्यक्ति को देखो आप ऐसे बता दो कि ऐसा होगा बिना कोई उसके बारे में जानकारी किए बिना, तो होता है अतार्किक। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैंने और भी इसमें ऐड किया है, जैसे कि प्रबोधन क्या है। प्रबोधन जो है इसका शाब्दिक जो अर्थ है, एक लंबे काल के अंधकार के बाद ज्ञान का प्रकाश, मतलब जो है एक लंबे अंधकार के बाद एक ज्ञान का जो प्रकाश होता है लोगों में, यही होता है प्रबोधन। जैसे कि पहले क्या था, गुलामी की मानसिकता में लोग जो है जी रहे थे, फिर धीरे धीरे जो है जागृति उसमें आई, फिर देश को आज़ाद करवाया, तो ये होता है प्रबोधन। तो यहाँ जो है अंधकार से तात्पर्य है अज्ञान, अंधविश्वास से, तथा जो प्रकाश से तात्पर्य है ज्ञान से है। ठीक है, फिर है और भी लिखा हुआ है, पुनर्जागरणकालीन तर्क वैज्ञानिक खोजों और मानवतावादी प्रवृत्ति ने 18वीं सदी में जो परिपक्वता प्राप्त कर ली, उसे ही प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। यह जो विचारधारा 1680 के दशक में ब्रिटेन से प्रारंभ होकर संपूर्ण यूरोप में जो फैल गई। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर है यांत्रिक एकता और जो है समूही एकता के मध्य क्या अंतर है, इसके बारे में भी समझ लीजिएगा। तो सामाजिक एकता के दो प्रकार होते हैं, एक होता है यांत्रिक एकता, एक होता है समयवी एकता। अब इसके बीच में अंतर भी समझ लीजिएगा, आपको परिभाषा भी स्पष्ट हो जाएगी। तो इसके बीच में यहाँ से 5 अंतर दिए हैं। पहला अंतर है कि यांत्रिक एकता जो है व्यक्ति को सीधे समाज से जोड़ती है। यांत्रिक जो एकता होती है इसमें क्या है, व्यक्ति जो है एकता में मतलब होता है एक दूसरे का साथ देते हैं, एक समन्वयपूर्ण समाज की स्थापना करते हैं। जबकि समयवी एकता क्या है, इसमें जो है सदस्यों की पारंपरिक निर्भरता उन्हें समाज के अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। फिर अगला इसमें अंतर है कि यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप से जो है प्रकट होती है। यांत्रिक एकता क्या है, इसमें जो है सामूहिक रूप को प्रकट करती है, जबकि समयवी एकता जो है ये कार्यों की भिन्नता और विशेषीकरण जो है पाया जाता है, इसमें कार्यों के आधार पर जो है समाज को देखती है। फिर है यांत्रिक एकता का आधार जो है समाज में व्याप्त समानता है। यांत्रिक एकता का आधार क्या है, व्याप्त समानता है, लोगों में समानता, जबकि समयवी एकता का जो आधार है वो भिन्नता है, विशेषता है। फिर अगला इसमें अंतर है, यांत्रिक एकता की जो अभिव्यक्ति है दमनकारी कानूनों में होती है, जबकि समयवी जो एकता है ये प्रतिकारी कानूनों में होती है। फिर अगला अंतर है, यांत्रिक एकता जो है सामूहिकता पर बल देती है, ग्रुप पर बल देती है, समूह पर पूरे बल देती है, समूह का कल्याण सोचती है। लेकिन समयवी एकता क्या है, ये व्यक्तिगत मतलब एक एक व्यक्ति पर, अपने व्यक्तित्व पर ही केवल ध्यान देती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर ही केवल जोर देती है। तो इस तरह से इसके बीच में आपको अंतर लिख देना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। और भी क्वेश्चन जैसे कि मैंने दंड से क्या फरा, इसकी विशेषता, ये भी क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है। तो दंड का मतलब होता है कि किसी गैर कानूनी कार्य को किए जाने पर दिया गया जो सजा होता है, यही दंड कहलाता है। दंड का उपयोग किसी राज्य सत्ता के शासन को कायम रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसके फलस्वरूप राज्य को सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान होती है और अपराध को रोकने में एक महत्वपूर्ण उपाय भी होता है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति जो है समाज के खिलाफ ऐसा कृत्य कर देता है, ऐसा कार्य कर देता है, तो उसको सजा दिया जाता है, तो वही दंड होता है। ठीक है, चलिए फिर है भ्रांत जो है तर्क क्या है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में बनेगा। तो भ्रांत तर्क क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी के रूप में वह अनेक प्रकार की क्रिया करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में बहुत सारी क्रियाएं करता है, जैसे कि व्यवहार करता है। एक व्यक्ति जो कुछ करता है वो सोच कर ही करता है कि वह जो है ठीक है, उचित कर रहा कि नहीं। मतलब मनुष्य कोई भी क्रिया करता है तो यही सोचकर कोई कार्य करता है कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। परंतु हो सकता है कि वह कार्य जो कि मनुष्य यही सोच कर करता है कि हम कोई भी कार्य करते तो हम सही ही करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो कार्य जो अच्छा नहीं लगता है, उचित नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपनी सफाई देनी होती है, तो उसका कार्य
भी कार्य या व्यवहार अनुचित नहीं है, तो अपने व्यवहार या कार्य के औचित्य को प्रमाणित करने के लिए व्यक्ति अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों और आदर्शों के अनुसार अनेक युक्तियों या जो है सफाई पेश करता है। तो इन्हीं के हम पर्यटकों के भ्रांत तर्क कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को हम, या पर्यटक का जो है ये भ्रांत तर्क है, इसमें ये कहा गया है समाज में जो कि व्यक्ति यही सोच कर कार्य करता, आप भी जो भी कार्य करते होंगे यही सोच के करते हैं कि हाँ हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन समाज में कुछ लोगों को आपका कार्य अच्छा नहीं लगता है, तो आपको जो है उनकी सफाई में कहने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए आप जिन युक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, भ्रांत तर्क कहते हैं। ठीक है, इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। फिर है द्वंद्वात्मक जो है भौतिकवाद क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का एक ये दार्शनिक सिद्धांत है जो कहता है कि वास्तविकता जो है भौतिक है और परिवर्तन जो है ये विरोधाभासों के संघर्ष से होता है। तो यह मानता है कि समाज और प्रकृति का विकास निरंतर गति और बदलाव की प्रक्रिया है, जहाँ भौतिक परिस्थितियाँ विचार चेतना को जो है निर्धारित करती हैं। इसके मुख्य विचार हैं जैसे कि भौतिकवाद मतलब सभी पदार्थ हैं, विचार नहीं है। वही द्वंद्वात्मक का मतलब होता है विरोधी शक्तियों के टकराव से विकास होता है। तो इसके हम मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे जैसे कि भौतिकवाद। तो भौतिकवाद क्या है, भौतिकवाद यह विचार कि दुनिया जो है पदार्थों से बनी है और भौतिक स्थितियाँ ही प्रमाणिक हैं, जबकि विचार और चेतना क्या है, प्रतिबिंब है, इसके कोई भी रूप नहीं है। जबकि द्वंद्वात्मक क्या मानता है, यह मानता है कि परिवर्तन जो है विरोधाभासों के बीच संघर्ष से होता है और हर चीज़ में आंतरिक विरोधाभास होते हैं और इन विरोधाभासों के टकराव से ही नई स्थिति जो है उत्पन्न होती है। फिर आगे और भी लिखा हुआ है जैसे कि अमीर और गरीब का संघर्ष। द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद कहता है कि समाज में अमीर और गरीब के वर्ग के हित अक्सर जो है विरोधी होते हैं, क्योंकि उनके बीच संघर्ष ही समाज को जो है बदलाव लाता है। फिर है तकनीकी प्रगति में हम उदाहरण देखें, कार के उदाहरण जैसे कि भाप से चलने वाली कारों के लोकप्रिय होने के कारण केवल उनका अच्छा लगना नहीं था, बल्कि उनके तेज गति, आर्थिक जो व्यवहारिकता जैसे भौतिक लाभ थे और जिसने जो है समाज में बदलाव लाया। फिर है संक्षेप में द्वंद्वात्मक जो है भौतिकवाद एक ऐसा दर्शन है जो दुनिया को भौतिक और जो है गतिशील मानता है और जहाँ विरोधाभासी शक्तियों के बीच संघर्ष के माध्यम से विकास और परिवर्तन जो है होता रहता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर है 3 सूत्रीय नियम क्या है, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, अगस्त कंपनी ने दिया था, 3 चरणों में इसका नियम दिया था। एक था जो कि धर्मशास्त्रीय चरण, दूसरा था तत्वमीमांसीय चरण और तीसरा आपका था सकारात्मक जो है चरण। तो इसमें जो है प्रथम जो चरण था, इस चरण में जो है दुनिया और मानव जो अस्तित्व से जुड़ी हर बातों को लैंगिक शक्ति, देवी देवताओं, आत्मा के माध्यम से समझा जाता है। मतलब जो है इसमें कहा गया है, जो धर्मशास्त्री जो चरण है इसमें कहा गया है कि जितनी भी घटनाएं होती हैं समाज में, उनके पीछे जितने भी कार्य होते हैं, जो दंड मिलते हैं लोगों को, जितने भी होते हैं, चाहे भूकंप या कोई भी घटनाएं घटित होती हैं, तो ये सभी जो है ईश्वर के द्वारा घटित होती हैं, ईश्वर की जो है परिणाम होते हैं। फिर है अगला इसमें जो चरण है तत्वमीमांसा चरण है, या जो है धर्मशास्त्री और सकारात्मक चरण के बीच का एक संक्रमणकालीन चरण है। इसमें घटनाओं की व्याख्या जो है अमूर्त जो है ताकतों या सिद्धांतों के आधार पर की जाती है, जैसे कि प्राकृत के कारण या जो है अंतिम कारण। तो इसमें जो घटनाएं होती हैं प्राकृत को मानते हैं, कारण मानते हैं। फिर है सकारात्मक और वैज्ञानिक चरण, यह तीसरा चरण है। इसमें कोई भी घटना होती है, ठीक है, कोई भी घटना हो गई, बाढ़ आ गई या फिर कोई और चीज़ आएगी, दुर्घटना होगी, तो इसमें कारण क्या मानते हैं, इसमें वैज्ञानिक कारण देखते हैं कि किस कारण ये हुआ है ऐसा। तो बौद्धिक विकास का अंतिम जो चरण है ये सकारात्मक वैज्ञानिक चरण है, जहाँ लोग घटना को जो समझने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों तर्क का जो उपयोग करते हैं। इस चरण में घटनाओं के बीच संबंधों और कार्य कारण के आधार पर नियम जो बनाए जाते हैं, बजाय किसी जो अलौकिक व्याख्या के। फिर है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पार्सन्स का जो सामाजिक क्रिया सिद्धांत है, तो पार्सन्स के अनुसार समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और मानव व्यवहार जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मानव व्यवहार 2 प्रकार का होता है, एक होता है जैविकीय मानव व्यवहार, एक होता है सामाजिक मानव व्यवहार। तो जैविकीय जो मानव व्यवहार होता है, या मानव व्यवहार जो है अचेतन अवस्था में किया जाता है, जबकि सामाजिक जो व्यवहार होता है या जो है मानव व्यवहार चेतनावस्था में किया जाता है। इसे ही पार्सन्स के सामाजिक क्रिया कहा जाता है। इतनी से परिभाषा आपको लिखना है। फिर है सामाजिक अवस्था सिद्धांत या फिर जो रचनात्मक प्रकायवादी सिद्धांत, दोनों ही चीज़ें हैं। तो जो कि टालकाट पार्सन्स के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक अवस्था का अध्ययन करता है और इस
सामाजिक अवस्था का निर्माण क्रिया, प्रतिबिंब या फिर जो है अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। तो पार्सन्स कहते हैं कि अंतःक्रिया का संस्थागत रूप ही व्यवस्था होता है। मतलब जो है ये कहते हैं पार्सन्स जी कि समाजशास्त्री सामाजिक व्यवस्था का जो अध्ययन होता है, इसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण क्रिया उसकी अंतःक्रिया के माध्यम से होता है, और अंतःक्रिया का जो संस्थागत जो रूप होता है वही जो है उसकी व्यवस्था होता है। तो यही होता है सामाजिक व्यवस्था। और भी आगे लिखा हुआ है अंतःक्रिया, जब कोई दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो इसे ही हम अंतःक्रिया कहते हैं। फिर है पार्सन्स जो है सामाजिक व्यवस्था को सबसे मूलभूत इकाइयों या फिर जो इकाई क्रिया को जो है मानते हैं। मतलब जो है पार्सन्स जो है जो सामाजिक व्यवस्था की सबसे जो मूलभूत जो इकाई है वो क्रिया को मानते हैं। फिर है पार्सन्स के अनुसार दो व्यक्ति जो है किसी क्रिया या अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे को जो है प्रभावित करते हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, व्यक्ति अपनी क्रियाओं के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अंतःक्रिया के माध्यम से, और प्रभावित होते भी हैं। आगे फिर दुर्खीम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा हम यहाँ से देखेंगे। सामाजिक तथ्य क्या है दुर्खीम के अनुसार, सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं। तो दुर्खीम ने जो है, दुर्खीम की जो पद्धति है ये समाजशास्त्रीय विश्लेषण में सामाजिक तत्वों का एक स्थान महत्वपूर्ण है। इनकी व्याख्या करते हुए दुर्खीम ने कहा है कि सामाजिक तथ्य सामाजिक क्रियाएं और विचार आदि होती हैं। सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? सामाजिक तथ्य जो है सामाजिक की जो क्रियाएं होती हैं, समाज में जो क्रियाएं करते हैं लोग, समाज के जो विचार होते हैं लोगों के, यही सब होते हैं। इमैनुएल दुर्खीम द्वारा अनुभूति का व्यवहार पक्ष है और इसका जो है संबंध मनुष्य की सामूहिक चेतना से है। दुर्खीम जो है दिन प्रतिदिन की घटनाओं के मद्देनजर जो है सामाजिक तथ्य की व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि बाह्यकारक न केवल व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि उनमें जो है ऐसी शक्ति भी जो है होती है जो व्यक्ति को न चाहते भी जो है झुकने पर जो है मजबूर कर देते हैं। इनका कहना है कुछ ऐसी क्रियाएं होती बाहरी जो कैसे कुछ कारण होते हैं जिसके कारण जो है व्यक्ति मजबूर हो जाता है झुकने पर। और भी यहाँ से लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा आगे है सामाजिक तत्व की। एक सामाजिक तत्व जो है कार्य का वह निश्चित या जो है अनिश्चित तरीका है जिसमें व्यक्ति पर बाह्य दबाव डालने की क्षमता होती है। ठीक है, ये दुर्खीम जी इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। अगली परिभाषा श्री सिन्हा जी लिखते हैं, सामाजिक तथ्य सामाजिक जो वास्तविकता के तथ्य होते हैं, ये होता है सामाजिक तथ्य। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रकायवाद क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आमतौर पर प्रकाय से तात्पर्य है समाज या समूह द्वारा किए गए कार्यों में योगदान से है। हालांकि समाजशास्त्र में प्रकाय का अर्थ है संपूर्ण सामाजिक संरचना को बनाए रखने और अनुकूलित करने के लिए इनकी जो है इकाइयों द्वारा किए गए सकारात्मक योगदान से जो है लिया जाता है। तो प्रकायवाद क्या है? एक प्रकार से समाज या समूह के द्वारा किया गया जो कार्य होता है यही होता है प्रकायवाद। प्रकाय की अवधारणा को शरीर के उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपका जो शरीर की जो संरचना होती है इसमें बहुत सारे अंग होते हैं इकाइयों के रूप में, जैसे कि आपके हाथ होते हैं, पैर होते हैं, नाक, कान, हृदय, फेफड़े आदि इसमें जो है आपके अंग होते हैं। तो इन इकाइयों के कार्यों से शरीर के विभिन्न अंगों को प्रकाय कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो विभिन्न अंग होते हैं शरीर में, आँख, कान, नाक, त्वचा, ये जो है कार्य करते हैं, तो इन्हीं कार्यों को हम प्रकाय कहते हैं। तो जो शरीर प्रणाली के रख रखाव में योगदान करते हैं, ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाय जो है समाज और संस्कृति की इकाइयों का योगदान है जो उनकी निरंतरता और व्यवस्था को जो है बनाए रखने में मदद करता है। प्रकाय के माध्यम से एक सामाजिक इकाई समाज की आवश्यकताओं के साथ समन्वय और अनुकूलन करने में मदद करती है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर है मीड के सामाजिकरण के सिद्धांत पर आपको टिप्पणी लिखना है। मीड का जो सामाजिकरण का जो सिद्धांत है इसको भी समझ लीजिएगा। मीड एक जो है अमेरिकी समाजशास्त्री था। उनके जो है सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी रचना इन्होंने जो है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में किया था। उनका कहना था कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में स्वचेतना, आत्मचेतना का जो है योगदान होता है। सामाजिकरण एक जो है प्रक्रिया है जिसके द्वारा जब एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में रूपांतरित होता है। मीड ने जैविक जो व्यक्ति है जिसको हम बायोलॉजिकल इंडिविजुअल कहते हैं, इससे जो है सामाजिक स्वचेतना व्यक्ति को ही जो है कहा है। ठीक है, और मीड ने जो है अपने सिद्धांत को समझने के लिए आई मतलब जो है मैं और मी मतलब मुझे शब्द का प्रयोग किया है। उसने जो है आत्मा को मैं कहा है और जो है सामाजिक विशेषताओं जैसे कि रीति रिवाज, सामाजिक प्रतिमान, परंपरा को जो है मी मतलब जो है मुझे कहा है। ठीक है, तो व्यक्ति जब सामाजिक गुणों को सीख लेता है तो उसको सामाजिकरण हो जाता है। और संक्षेप में मीड के विचार को प्रस्तुत करते हुए कहा जा सकता है आई मतलब मैं और मी मतलब मुझे
सामाजिकरण इस प्रकार मैं और मुझे दोनों में आत्मा का निर्माण होता है और समाजीकरण होता है। तो व्यक्ति के आत्मा का जो है निर्माण होता है, तो यही होता है जो है समाजीकरण। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। अगला परिभाषा फिर है उद्विकास का अर्थ है, हम परिभाषा को यहाँ से इसके हम समझेंगे। लास्ट आपका क्वेश्चन है। तो उद्विकास का अर्थ, इसकी परिभाषा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो जो उद्विकास है इसको इंग्लिश में हम एवोल्यूशन कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा है एवोलियर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें ई का अर्थ होता है बाहर की ओर तथा ओलियर का अर्थ होता है प्रकट होना या जो है विकसित होना। अर्थात जो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को हम उद्विकास कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु का जो फैलाव होता है इसी का हम उद्विकास कहते हैं। जैसे कि बच्चा छोटा सा पैदा होता धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका विकास होता, तो एक प्रकार के यही उद्विकास होता है। किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से उद्विकास का जो अर्थ है अपूर्ण है। वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीधी सादी जो है सरल वस्तु या अयोकर्मिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक बीज का अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण कर लेना। ठीक है, मतलब एक जैसे कोई छोटा सा एक कह सकते हो सीड्स है, ठीक है, कि गेहूं का ले लो या फिर कोई ले लो आप दूसरे किसी पेड़ का, नीम का ले लो, तो उसका जो सीड्स होता है, जो बीज होता है, पेड़ बनता भी धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक प्रकार का विकास होता है, उद्विकास होता है। फिर यहाँ से दिया हुआ है, हाँ, तो धारण कर लेता है या कोष्ठा का मानव शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाना। मतलब जो है जब भी बच्चा जो छोटा सा पैदा होता है फिर विकास कर लेता है, तो एक प्रकार का जो परिवर्तन इसमें होता है, यही जो उद्विकास कहा जाता है। तो इस प्रकार जब किसी वस्तु के गुण, उसके ढांचे व कार्य में एक निश्चित दिशा की ओर जब निरंतर परिवर्तन हो तो उसे हम उद्विकास कहेंगे। उद्विकास को हम एक सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। उद्विकास का सूत्र होता है निरंतर परिवर्तन प्लस जो है दिशा, निश्चित दिशा में परिवर्तन, उसमें गुणात्मक अंतर हो और जो ढांचे व कार्य में जो भिन्नता है, तो इसी को हम कहते हैं उद्विकास। तो उद्विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्पेंजर लिखते हैं कि उद्विकास जो है कुछ तत्वों का एकीकरण, उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबंधित समानता से निश्चित और संबंध भिन्नता में बदल जाता है। इस प्रकार उद्विकास में किसी वस्तु के परिवर्तन समानता में विषमता की ओर होता है और इससे जो है वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। अगली परिभाषा फिर यहाँ से मैं एक और पेज लिखते हैं। जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती है वरन परिवर्तन की एक दिशा भी होती है, और ऐसे परिवर्तन से हमारा फर्क उद्विकास से होता है। मैकेवर ने उद्विकास को आंतरिक शक्तियों द्वारा होने वाला परिवर्तन भी कहा है। फिर यहाँ से अकबर्न जी लिखते हैं कि उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन माना जाता है। मतलब एक निश्चित दिशा में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसको उद्विकास कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उद्विकास किसी विशेष दिशा में होने वाला परिवर्तन है जो किसी वस्तु की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है और इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। यही होता है सामाजिक उद्विकास। ठीक है, अब इतना आपको लिख देना है बस। इसकी हम कुछ विशेषताओं को समझेंगे, जैसे कि कर्मिक प्रक्रिया। तो उद्विकास एक जो है धीमी गति से चलने वाली कर्मिक प्रक्रिया है जिसमें जो है जीव सरल अवस्था से धीरे धीरे जटिल की ओर जो है विकसित होते हैं। फिर है कि सरलता से जो जटिलता की ओर, तो जो उद्विकास की जो दिशा होती है अक्सर शारीरिक जो है या फिर जो है सरल शारीरिक रचनाओं से अधिक जटिल और जो एक निश्चित दिशाओं की ओर होती है। फिर निरंतर प्रक्रिया इसमें अगली विशेषता है। तो उद्विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन के उद्भव से लेकर जो है वर्तमान तक चलती है। फिर है पर्यावरणीय जो अनुकूलन। तो जीव अपने वातावरण के अनुकूल खुद को ढालने, उसमें जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रतिमानों को अपनाते हैं। तो उद्विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर है आनुवंशिकी परिवर्तन। तो उद्विकास के कारण आबादी में नए एलील मतलब जो है नए जीन आ सकते हैं जो उत्परिवर्तन या जीन प्रवाह के माध्यम से होता है। फिर है नई प्रजातियों का विकास। तो निरंतर और क्रमिक परिवर्तनों के कारण अंततः नई प्रजातियों का निर्माण होता है। आंतरिक प्रक्रिया। तो उद्विकास एक जो है प्राकृतिक और आंतरिक प्रक्रिया है जो स्वयं प्राकृतिक नियमों के तहत जो है संचालित होती है। लास्ट में इसकी विशेषता है कि परिवर्तन की दिशा। तो उद्विकास में जो है जो परिवर्तन होता है हमेशा एक ही दिशा में नहीं होता है, बल्कि यह जो है धीमी से आगे जो है बढ़ता है और विभिन्न चरणों से जो है गुजरता है। होता तो एक ही दिशा में लेकिन इसके विभिन्न चरण होते हैं जो कि एक ही चरण से जो है गुजरता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। बस इतनी ही आज की हमारी क्लास थी, जो कि सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर करा दिया है। क्लास थोड़ी सी लंबी है, लेंथी आपको लग सकती है, लेकिन प्रॉपर इसमें क्वेश्चन है जो अन्य कोई भी आपको वीडियो देखने के लिए आवश्यकता नहीं करने देंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। इसका सेकंड पेपर बहुत ही शीघ्र आने वाला है।
प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे सेकंड पेपर आएगा वो भी उसमें मैं ऐड कर दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।